नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ट्रेड। मैं हूं सृष्टि शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक और विकास। और अगले 2.5 घंटे हम आपके साथ बने हुए हैं आपको बताने के लिए कि क्या होनी चाहिए आपकी आज के लिए बाजार पर रणनीति, और साथ ही कौन से काउंटर्स रहेंगे जहां पर आज आपको मिलेंगे ट्रेड के मौके। क्योंकि देखिए, ग्लोबल संकेत जो है कहीं ना कहीं फिर से हम देख रहे हैं कि थोड़े से म्यूटेड हैं। कल भी हमने देखा था कि थोड़ा बहुत जो डाउ जोन्स है या फिर नैस्डैक है ऊपरी स्तरों से नीचे जरूर आए थे, बट कहीं ना कहीं अपने आप को होल्ड करने में कायम थे। और भारतीय बाजारों के ट्रिगर्स की बात करें तो नतीजों का सीजन जो है वो फुल स्विंग में है। कल ऑटोज अच्छा किए थे, आज कौन से सेक्टर की बारी होगी ये समझेंगे हमारे तमाम एक्सपर्ट से, और साथ ही साथ आपके लिए लेकर आएंगे ढेर सारी ट्रेडिंग कॉल्स। तो हो जाइए तैयार, आगे बढ़े उससे पहले आपके सामने आपको बता देते हैं कि बाजार में आप देखें तो कहीं ना कहीं FIIs फिर से थोड़ा बहुत लौटते हुए दिख रहे हैं, बट ऐसे में DIIs किस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं, और कल जिन लेवल्स पे थोड़ा सा अटकता हुआ दिखा था मार्केट, क्या उनको तोड़कर ऊपर जाएगा। कहीं अगर निफ्टी की बात करें तो 25,900 के ऊपर हमने क्लोजिंग तो दी है, आज उन लेवल से कितना बिल्ड ऑन करेंगे ये सब देखना सबसे ज्यादा अहम होगा। पर सबसे पहले विस्तार से समझ लेते हैं कि ग्लोबल संकेत कैसे दिख रहे हैं, क्योंकि जॉब डेटा का सबको इंतजार था। उसका इम्पैक्ट ना ही सिर्फ आप US मार्केट्स पे देखेंगे बल्कि गोल्ड और सिल्वर में भी काफ़ी मूव्स हैं। समझते हैं सारी डिटेल्स और अभिषेक के पास चलते हैं ये पूरी जानकारी के लिए। तो अभिषेक, कहीं ना कहीं मूड और माहौल ठीक ही लग रहा है अगर US मार्केट्स की खास तौर से बात करें तो। गुड मॉर्निंग सृष्टि, गुड मॉर्निंग। ठीक ही है, बहुत अच्छे तो नहीं है क्योंकि अमेरिकी बाजारों से जो संकेत हैं वो थोड़े वीकर साइड पर आए हैं। हालांकि दिन के निचले स्तर से हमने रिकवरी जरूर देखी है डाउ और नैस्डैक दोनों में। नैस्डैक की बात करें, नैस्डैक थोड़ा ज़्यादा फोकस में था। एंथ्रोपिक ने काफ़ी ज़्यादा डिस्रप्शन क्रिएट किया और नैस्डैक कल हमने देखा कि दिन के निचले स्तर से लगभग 160 अंक ऊपर जाकर बंद हुआ। अल्टीमेटली जो क्लोजिंग हुई वो है 36 अंक नीचे, और डाउ जोन्स की जो क्लोजिंग हुई थी वो 66 अंक नीचे। डाउ जोन्स के रेंज की बात करें, बहुत बड़ी रेंज नहीं थी, 250-300 अंकों के आसपास की ही रेंज थी कल वहां पर। और आप जॉब डेटा की आप जिक्र कर रही थी, देखिए जॉब डेटा से लेबर मार्केट में मजबूती के संकेत तो मिले हैं। अनुमान थे 60 से 65 हजार के, लेकिन नॉन फार्म पेरोल में जो बढ़ोतरी हुई है वो हुई 1,30,000 की। तो मतलब सरप्राइज के आंकड़े, तो लेबर मार्केट स्ट्रांग है। लेकिन एक चिंता निवेशकों को कहीं ना कहीं परेशान कर रही है, वो ये कि आगे अब US फेड का रेट कट को लेकर डिसीजन क्या होगा। क्योंकि अगर आर्थिक आंकड़े अगर मजबूत रहते हैं अमेरिका में तो फिर दरें घटाने की फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और इसके चलते फिर हमने देखा कि बाजार में थोड़ी सी निराशा हुई और हेडलाइन इंडेक्स आपको नरमी के साथ बंद होते हुए दिखाई दिए। एक और आंकड़ा जिस पर नजर रहेगी निवेशकों की, और US फेड भी उसको क्लोजली वॉच कर रहा होगा, वो होगा जनवरी के CPI महंगाई दर के आंकड़े जो अमेरिका में आएंगे कल। देखते हैं कि वो आंकड़े किस तरह के आते हैं। लेकिन अगर मैं एशियाई बाजारों की बात करें तो एशियाई बाजारों में हम देख रहे हैं कि मिला जुला कारोबार हो रहा है। जापान के बेंचमार्क इंडेक्स निकेई में शुरुआत तो आज अच्छी हुई, आज 58,000 के ऊपर पहली बार निकला, नया रिकॉर्ड बना। लेकिन ऊपरी स्तरों पर थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है और इस वक्त हम देख रहे हैं कि लाल निशान में आपको निकेई कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। साउथ कोरिया का इंडेक्स कोस्पी लगातार चौथे सत्र में तेजी है, तो तेजी का चौका लगा है और इंडेक्स लगभग 3% ऊपर आपको कारोबार करते हुए नजर आएंगे। हांगकांग में हम देख रहे हैं कि थोड़ी नरमी है, 150 अंकों की गिरावट है। चीन का बाजार सपाट है पॉजिटिव बायस के साथ। तो एशिया से जो संकेत आ रहे हैं वो मिले जुले ही निकल के आ रहे हैं। अन्य संकेतों की अगर हम बात कर लें तो क्रूड में हमने दूसरे सत्र में तेजी देखी है और कच्चे तेल का भाव आ गया है फिर से $70 प्रति बैरल के आसपास ब्रेंट क्रूड का। और अमेरिका और ईरान के बीच में थोड़ी तनातनी कायम है। मतलब ऐसी खबरें आ रही हैं कि अमेरिका ने नए डिप्लॉयमेंट की है अपने मिलिट्री की ईरान के अराउंड। तो ये थोड़ी सी चिंता की बात है जरूर। क्या संघर्ष बढ़ेगा दोनों देशों के बीच में। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर बातचीत की कोशिशें तो हो रही हैं। ओमान में बैठक हुई, हालांकि बैठक में कोई खास सहमति नहीं बन पाई है। तो ये एक बाजार के लिए जरूर एक चिंता वाला विषय है। लेकिन अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में हम देख रहे हैं कि लोअर लेवल से थोड़ी स्ट्रेंथ आई थी और वो सस्टेन भी कर रही है। भाव फिलहाल $5,070 प्रति आउंस के आसपास के हैं गोल्ड के। अन्य संकेतों में डॉलर इंडेक्स 97 के नीचे, निश्चित तौर पर भारतीय बाजार के लिए, इमर्जिंग मार्केट्स के लिए एक अच्छा संकेत है। और यूएस की जो 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड है थोड़ी और सॉफ्ट हो गई है, वो हो गई है 4.18%। ये भी संकेत हमारे लिए ठीक है। तो कुल मिला जुला के हम ये कह सकते हैं कि ज्यादातर जो संकेत है भारतीय बाजार के लिए वो
ठीक ठाक ही हैं। हालांकि गिफ्ट निफ्टी थोड़ी सी नरमी के आपको संकेत दे रहा है। हरे निशान में था करीब घंटे भर पहले, लेकिन अब ये लाल निशान में आ गया है। 30 अंकों के आसपास की नरमी हो गई है। और अगर हम निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी में लगातार 4 सत्र की तेजी हो गई है। कल हमने देखा कि ब्रीफली 26,000 के ऊपर निकला, हालांकि उस लेवल के ऊपर सस्टेन करने में दिक्कतें हुई, लेकिन बाजार के लिए तमाम चीजें अच्छी हो रही है। और सबसे जो पॉजिटिव चीज है वो है एफआईज की बाइंग। लगातार 4 सत्र की एफआईज की हम बाइंग देख चुके हैं। और मे बी कि आज हो सकता है कि म्यूटेड स्टार्ट के बाद बाजार फिर से तेजी दिखाने की कोशिश करें, बट ओवरऑल जो संकेत है वो आज के सत्र के लिए है मिले जुले। बिल्कुल, तो ओवरऑल जो संकेत हैं वो आज के सत्र में मिले जुले हैं। एशियाई बाजारों से मिले जुले संकेत हैं। आप यूएस में देखिए कि गिरावट देखने को मिली, और अभी गिफ्ट निफ्टी आप देखेंगे तो 30 अंक नीचे। ये अभिषेक ने पूरी डिटेल आपके सामने रख दी है। लेकिन अब जब ये सारी डिटेल्स हमारे पास हैं तो अब हमें करना ये है कि हमें स्ट्रैटेजी बनानी है आज के बाजार के हिसाब से कि आज हमें करना क्या है। तो ईटी नाउ स्वदेश के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर सजीत मंघाट हमारे साथ जुड़ गए हैं। सजीत सर, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पर। और एफआईआईज की बाइंग चौथे दिन कल दिखी है हमें, लेकिन डीआईआईज की तरफ से बिकवाली देखने को मिली। तो ऐसे में अब मार्केट का ओवरऑल सेटअप आपको कैसा दिख रहा है? क्या उम्मीद आज की जाए बाजार से? देखिए, एफआईआईज पिछले एक हफ्ते में काफ़ी बार नेट पॉजिटिव रहे। कारण ये रहा कि काफ़ी सारे स्टॉक्स में ख़रीदारी देखने को मिल रही है, जहाँ पर अर्निंग्स अच्छे थे, जहाँ पर आउटलुक अच्छा था, और जहाँ पर 2000 फिस्कल 27 और 27-28 के जो अर्निंग्स हैं उसमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो मिड कैप में कुछ स्टॉक्स थे, आपके लार्ज कैप में कुछ स्टॉक्स थे जहाँ पर अर्निंग्स अच्छे थे। हाँ, बैंकिंग में एक्टिविटी आपको पीयूसी में देखने को मिल रही है। एसबीआई बहुत अच्छा कर रहा है, वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जहाँ पर एसबीआई एक अगर हम देखें तो जिस तरह से उसने पिछले एक साल में ग्रोथ की है, वो बाकी सब प्राइवेट बैंक को पिछाड़ दिया है उसने। ग्रोथ जो है अर्निंग्स में भी हुई है, क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स हुई है, एसेट क्लास में हुई है, क्रेडिट ग्रोथ हुई है, और उसके साथ साथ प्राइस भी हुआ है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जहाँ पर जिसमें काफ़ी एफआई फ्लोज आ रहे हैं वापस। पीएसयू बैंक्स में आ रहे हैं काफ़ी एफआई फ्लोज, क्योंकि हम उसका अगर आंकड़ा देखें तो कल 2000 करोड़ से ऊपर का उसमें नेट डिलीवरी हुआ एनएसई में, और उसके बाद एचडीएफसी बैंक में हुआ 1500-1600 करोड़ का। बीएचएल एक्टिव रहा 1200 करोड़ का। बीएचएल का ओएफएस भी निकल रहा है, वो भी है, और भारतीय और आईसीआईसीआई बैंक में भी एक्टिविटी काफ़ी देखने को मिली। तो बाइंग आ रही है, ये नहीं कह सकते फुल बाइंग है, ये स्पोरेडिक स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग है, थीमेटिक नहीं है। हमारे जो हम कहते हैं कि अब भारत या इंडियन मार्केट्स में अब वापस फ्लोस आ जाएंगे और वैल्यू रन फिर से होगा, वो अभी रहना बाकी है। अभी भी हम करेक्शन में हैं, अर्निंग्स लेड रिकवरी आ रही है, और जहाँ अंडर परफॉर्मेंस रहा है या अंडर वेट रहे हैं एफआईआईज, वहाँ पर वो थोड़ा सा उसको इक्वल वेट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अपनी पोजीशनिंग सही कर सकें। ऑलराइट सर जी, सर एफएनओ के संकेत को देखते हुए आज निफ्टी और निफ्टी बैंक को लेकर क्या रणनीति रखनी चाहिए, क्योंकि एफआईआईज थोड़े इंटरेस्ट जरूर दिखा रहे हैं बट उतने फोर्स के साथ नहीं लौटे हैं भारतीय बाजारों में। देखिए, सिंपल सी बात है, अगर हम देखें कल तो मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट रहा। निफ्टी में हमने देखा कि ओपन इंटरेस्ट पोजीशन लगभग 280 करोड़ का बढ़ा। निफ्टी बैंक में 200 करोड़ के ओपन इंटरेस्ट बढ़े थे। तो ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट पोजीशन बढ़ रहा है बाकी सब में। एफआईआईज को हम देखें तो अगर हम पुट को देखें तो हमने देखा कि 25,900 में पुट राइटिंग हुई, मतलब एक बेस बन रहा है 25,900 का, बट एट द सेम टाइम 26,000 में भी कॉल राइटिंग हो रही है, और जहाँ पर वो रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। तो ये अब हमारा जो बैंड है, पहले हम बोल रहे थे 25,500 और 26,000 के बीच में, वो अभी नैरो होते हुए 100 पॉइंट के बैंड में हम आ गए हैं। यहाँ से या तो हम नीचे जाएंगे या तो यहाँ से 26,000 के ऊपर जाएंगे। पर आज के डेट में अगर हम तो रेजिस्टेंस देखें 26,000 में, तो रेजिस्टेंस बहुत तगड़ा है, तो वो उस पर एक नज़र रखिएगा। पुट कॉल रेशियो जो है फिर से थोड़ा सा गिर गया है, क्योंकि कॉल्स काफ़ी लिखे गए हैं, तो 0.77 हो गया है।
FIs जो थे लॉन्ग रहे हैं 164 करोड़ निफ्टी फ्यूचर्स में, और जहाँ पर उनका ओपन इंटरेस्ट जो है वो भी तो सब बड़ा है, 30,700 के आसपास करोड़ का हो गया है उनका। और निफ्टी बैंक में भी लॉन्ग रहे हैं और वहाँ पर भी उनका ओपन इंटरेस्ट बढ़ के लगभग 6,180 करोड़ के आसपास हो गया है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये देखनी चाहिए कि जैसे ही FIs के फ्लोज आ रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि आपके जो FIs के जो लॉन्ग पोजीशंस हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। हमने देखा कि पिछले 10 दिन में अभी FIs के लॉन्ग पोजीशन जो हैं 22% से ऊपर चले गए हैं, तो वो भी एक अच्छा फैक्टर है कि एक तरह से बाइंग आ रहा है वापस FNO में, पोजीशनिंग इस तरह से बढ़ रही है, बट वो एक कन्विक्शन नहीं है, एक मोमेंटम नहीं है इस मार्केट को आगे ले जाने के लिए, और उतना फ्लो भी नहीं है। संजीव सर, SBI पर आज फिर से नजर निश्चित तौर पर रहेगी, क्योंकि कल भी हमने शानदार तेजी देखी और मार्केट कैप में तो कंपनी ने TCS को भी पीछे छोड़ दिया है। इस साल की बात करें 20% के हेल्दी रिटर्न दिए हैं। क्या टेक है सर आपका, क्या और अभी चलने के लिए यहां से रेडी है SBI? देखिए, एक साल पहले अगर किसी ने बोला था SBI, तो काफ़ी लोग बोलते कि PSU बैंक है, ये क्या रिटर्न देगा, पर आप पिछले 12 महीने का रिटर्न देखिए, 61% रिटर्न दिया है इसने। और इसको कंपेयर कीजिए आप HDFC बैंक से या ICICI बैंक से, जहाँ पर रिटर्न 8-8.5% है और या 12% के आसपास है। और निफ्टी बैंक को ही देख लीजिए, उसमें 22-23% का रिटर्न आया है। तो SBI जो है 3 गुना ज़्यादा रिटर्न दिया है निफ्टी बैंक से, और लगभग मैं कहूँगा 8-9 गुना रिटर्न दिया है ICICI बैंक, HDFC बैंक से। तो ये जो रैली हुई है SBI की, इसकी 3 कारण है। एक, आप SBI जो है भारत की सबसे बड़ी कंपनी है बैंकिंग से क्षेत्र में, और वहाँ पर जब अगर वो बोलती है कि उसका क्रेडिट ग्रोथ जो है 15% हो रहा है, और वो भी इस बड़े बेस में हो रहा है, तो एक बड़ी चीज़ है कि भाई रिकवरी साइकिल आ रही है क्रेडिट ग्रोथ में। दूसरी, उनका अपना जो एसेट क्वालिटी है वो उन्होंने मेंटेन किया है, निम्स मेंटेन किए हैं 3% के आसपास, जो कि बहुत अच्छी बात है। तीसरी जो है उनका जो ROA है वो भी जो या प्राइस टू बुक है, वो प्राइस टू बुक लगभग 1.6 टाइम्स है FY27 अर्निंग्स के, तो वो भी एक अच्छा नंबर है। और वो जो जिस तरह से अर्निंग परफॉर्मेंस हो रही है, टॉप लाइन परफॉर्मेंस हो रही है SBI की, वो ऐसा लगता है कि वो दूसरे बैंकों के साथ जो वैल्यूएशन गैप है उसको ब्रिज कर रहा है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। PSU बैंक्स वैसे भी अच्छे किए हैं इस साल प्राइवेट बैंक से कंपेयर, और जिस तरह से उनमें अभी जो क्रेडिट ग्रोथ आ रहा है, आउटलुक उनके लिए अच्छा लग रहा है प्राइवेट बैंक के खिलाफ। तो एक तरह से SBI जो है अभी पोस्टर बॉय हो गया है फाइनेंशियल सर्विसेज या बैंकिंग के। पहले एक ज़माने में जो HDFC ICICI बैंक होते थे, अभी SBI है, वो एक अच्छी बात है। और ये देखने लायक रहेगा कि SBI यहाँ से कैसे अपने परफॉर्मेंस को सस्टेन करता है। अगर वो सस्टेन कर पाता है कंटिन्यूसली, तो वैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा ब्रिज हो जाएगा दोनों के बीच में, प्राइवेट और पब्लिक के SBI के बीच में, और वो एक अच्छा फैक्टर है जो भी SBI को होल्ड कर रहा है। बिल्कुल। ये तो SBI की बात हुई सर, लेकिन नतीजों के लिहाज से अगर देखें तो एक और नतीजा है अशोक लेलैंड के नतीजे, और मिक्स्ड हैं, मिले जुले नतीजे हैं। ओवरऑल आपका क्या नजरिया है अशोक लेलैंड के नतीजों के ऊपर? देखिए, अशोक लेलैंड के नतीजे मिक्स थे। मार्जिन में तो प्रेशर था क्योंकि कॉस्ट की वजह से, बट ऑपरेटिंग लिवरेज और कॉस्ट एफिशिएंसी की वजह से एबिटा मार्जिन बढ़े, एबिटा बढ़ा उसका। अगर आप रेवेन्यू देखें तो 22% YOY और 20% QOQ। वो एक चीज़ दर्शाता है कि आपका जो CV का जो साइकिल है थोड़ा सा टर्न अराउंड कर रहा है, लोग वापस खरीद रहे हैं CVs को, और जो स्लो डाउन है वो कम हो गया है। और सबसे बड़ी बात जो टेक अवे आती है उसके अर्निंग से, वो ये है कि जो आपका मीडियम और हेवी कमर्शियल व्हीकल का जो बाइंग है वो चालू हो गया है। जनवरी में नंबर्स अच्छे थे। अशोक लेलैंड की कमेंट्री ये कहती है कि लार्ज फ्लीट ऑपरेटर्स जो हैं वो वापस खरीदना शुरू कर रहे हैं या प्लानिंग स्टेज में आ गए हैं, क्योंकि जो प्लानिंग होता है वो अगले 3 से 4 क्वार्टर का होता है, तो वहाँ पर वो प्लानिंग कर रहे हैं या खरीद रहे हैं। तो CV साइकिल जो है वापस आ रही है, और CV साइकिल वापस आने का मतलब एक और चीज़ होती है कि
आपकी इंडस्ट्रियल साइकिल भी वापस आ रही है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ, वो सब साइकिल वापस आ रही है। तब जब फ्लीट ऑपरेटर्स अपने मीडियम और हैवी कमर्शियल व्हीकल्स को खरीदते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका जो प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, वो वापस आ रहा है, जिसके लिए डिमांड के लिए प्रिपरेशन हो रही है। या एक कहते हैं कि ये जो एक एडवांस पार्टी होती है जो पहले इंफ्रा लेने की कोशिश करती है और इंडस्ट्रियल साइकिल आ रहा है, तो आउटलुक जो है इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग का अच्छा लग रहा है, क्योंकि सीवी साइकिल वापस आ रही है, रिप्लेसमेंट्स हो रहे हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जब आपकी इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग में मंदी होती है तो फ्लीट ऑपरेटर्स रिप्लेसमेंट नहीं करते हैं, पर अभी रिप्लेसमेंट करना शुरू कर रहे हैं। उसका मतलब ये है कि मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल वापस आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से सीवी की डिमांड बढ़ी है वो एक लीड इंडिकेटर होता है कि इकॉनमी आगे किस तरीके से प्रोग्रेस करेगी, और वहाँ पर एक टर्न अराउंड ज़रूर है। बहुत बहुत शुक्रिया सजीद सर आज बाजार पे ये रणनीति बताने के लिए। पर जैसा कि सजीद सर अशोक लेलैंड की बात कर रहे थे, तो वहाँ पर हमने ज़रूर देखा कि नंबर्स हालांकि मिक्स थे, बट स्टॉक हाल फिलहाल जो है बहुत शानदार प्रदर्शन ऑलरेडी दिखा चुका है। क्योंकि लंबे अवधि का अगर हम चार्ट देखें तो वहाँ पर लगभग 150 से लेकर एक तरफा इसने रैली दिखाई है, लगभग 210 रुपए तक। और ये ज़्यादा समय नहीं, आप देखिए अगर 5 से 6 महीने में ही अगस्त महीने में तो ये लगभग 120 रुपए के आसपास था। वहाँ से लगभग डबल होता हुआ अशोक लेलैंड का काउंटर, और बहुत बढ़िया मूव्स जो हैं ये काउंटर में हमने आते हुए देखे हैं। आज कुछ ब्रोकरेजेस ने बहुत हल्के से अपने टारगेट प्राइस बढ़ाए हैं एक रनअप के बाद। देखते हैं किस तरीके का एक्शन होता है। पर चलिए, इसके अलावा और ढेर सारी कंपनीज रहेंगी नतीजों के लिहाज से, और रुक करते हैं हमारी सहयोगी मिताली का, जो कि पूरी लिस्ट के साथ तैयार है। वो हमें बताएंगी कौन से आए हैं नतीजे और कैसे रहे हैं वो। मिताली। जी, सबसे पहले लेंसकार्ट की बात कर लेते हैं। नंबर्स अच्छे साइड पे देखने को मिल रहे हैं। रेवेन्यू में करीबन 10% का इजाफा देखने को मिला है इस क्वार्टर में। एबिटा मार्जिन जो है वो 19.8% से बढ़कर 20.1% पे आते हुए नजर आ रहे हैं। वही प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पे देखें, करीबन 28% की ग्रोथ कंपनी ने रजिस्टर करी है। इरकॉन इंटरनेशनल ने भी अपने नतीजे जारी किए और नंबर्स मिक्स साइड पे देखने को मिल रहे हैं। रेवेन्यू करीबन 19% से गिरता हुआ नजर आया। वही आप प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पे देखें, वहाँ पे 16.2% की ग्रोथ सालाना दर पे कंपनी ने रजिस्टर करी है। साथ ही फीएम इंडस्ट्रीज़ के भी नंबर्स आते हुए नजर आए और नंबर्स ने एस्टिमेट्स को बीट कर दिया है। रेवेन्यू करीबन 16% से बढ़ता हुआ नजर आया है। वही प्रॉफिटेबिलिटी देखिए तो यहाँ पे 35% का इजाफा इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में देखने को मिल रहा है। जुपिटर वैगन्स की बात करें तो यहाँ पे नेगेटिव साइड पे वीकर रिजल्ट्स Q3 के हमें देखने को मिल रहे हैं। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में करीबन 14% का डीग्रोथ कंपनी ने रजिस्टर करी है। वही अगर कंसोलिडेटेड पैट की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे करीबन 35% का डिक्लाइन हमें देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। साथ ही गरवारे टेक ने भी अपने नतीजे जारी किए और नंबर्स स्ट्रॉन्गर साइड पे देखने को मिल रहे हैं। रेवेन्यू में करीबन 11% का उछाल दिखाया है कंपनी ने। एबिटा भी यहाँ पे 10.5% से बढ़ता हुआ नजर आया। वही प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पे देखें तो वहाँ पे करीबन 18% का उछाल इस क्वार्टर में रजिस्टर होता हुआ नजर आ रहा है। मैक्स फाइनेंशियल ने भी नतीजे जारी किए और नंबर्स पॉजिटिव साइड पे देखने को मिल रहे हैं। एपी और वीएनबी दोनों में ही अच्छी ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। टोटल इनकम की अगर मैं बात करूं तो करीबन 60% की ग्रोथ इस क्वार्टर में रजिस्टर हुई है। प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पे 35% का डिक्लाइन भी यहाँ पे डिक्लेयर किया है उन्होंने। एपीई में करीबन 30% का उछाल देखने को मिला है। वहीं वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस वहाँ देखें तो करीबन 35% अपसाइड इस क्वार्टर में नजर आ रहा है। साथ ही एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के भी नतीजे आए और नंबर्स नेगेटिव साइड पे देखने को मिल रहे हैं। वीकर साइड पे रेवेन्यू करीबन 6% से गिरा है इस क्वार्टर में। वही एबिटा की बात करें तो 42% का डिक्लाइन रजिस्टर किया है उन्होंने। एबिटा मार्जिन भी यहाँ पे 7.7% से गिर के 4.8% पे नजर आ रहा है। वही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो वहाँ पे 62% का डिक्लाइन कंपनी ने रजिस्टर किया है। तो ये कुछ नंबर्स जो कल मार्केट बंद होने के बाद हमारे सामने है। बिल्कुल, तो ये कुछ नंबर जो कल मार्केट बंद होने के बाद आए, इन पर आपको नजर रखनी है। लेकिन आपको नजर रखनी है कुछ और खबरों पर जो नतीजे नहीं है, नतीजे से इतर कुछ और खबरें हैं जो मिताली के पास हैं। मिताली बताइए कौन सी ऐसी खबरें हैं जिन पर हमें नजर रखनी है। और जी, सबसे पहले आज अपना फोकस रखिएगा भेल पे। कंपनी का जो OFS था वो सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया। पहले दिन पे 2.3 टाइम्स
ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। साथ ही गवर्नमेंट ने कहा है कि वो यहाँ पे ग्रीन शू ऑप्शन भी एक्सरसाइज करने वाली है। SBI पे भी रखिएगा जो अपना फोकस। कंपनी के Q3 के रिजल्ट्स के बाद काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है स्टॉक में। रैली काफ़ी अच्छी, करीबन 11 से 12% चल चुका है स्टॉक, और साथ ही कंपनी ने TCS को मात दे दी है और बन चुका है इंडिया की 4th लार्जेस्ट कंपनी अगर आप मार्केट टर्म्स के लिहाज से देखें तो। विक्रम सोलर की बात करें तो कंपनी के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर सामने आ रहा है। इन्होंने 3200 करोड़ का एक वर्किंग कैपिटल कंसोर्टियम अग्रीमेंट साइन किया है जो इंडियन बैंक लीड करने वाला है। साथ ही इसमें रेन्यूएबल और फैसिलिटीज़ का एनहांसमेंट जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए होता है वो यहाँ पे होगा। और इसके साथ कंपनी ने जो प्रमोटर की प्लेजिंग थी वो भी रिलीज़ कर दी है, करीबन 26.21% की इक्विटी शेयर्स की। हिंडाल्को की बात करें तो हिंडाल्को के लिए एक नेगेटिव खबर है। कंपनी ने रिपोर्ट किया है जो नोवेलिस अस्वेगो प्लांट फायर इंसिडेंट हुआ था उसके कारण जो इम्पैक्ट उन्होंने बताया है वो करीबन 1.3 से 1.6 बिलियन डॉलर्स का इम्पैक्ट वो बता रहे हैं। साथ ही जो रिव्यू आया है CIFI US का LU केमिकल डील के लिए वो भी गवर्नमेंट ने डिले कर दिया है और शटडाउन जो था वो अब एंड होगा 26 फरवरी 2026 को। अप्रूवल्स यहाँ पे अभी भी पेंडिंग है। पावर ग्रिड की बात करें तो कंपनी के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर है। उन्हें एक नया प्रोजेक्ट मिलने वाला है TBCB से जो कि महाराष्ट्र इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के लिए होने वाला है। कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम्स को रखिएगा जो अपने फोकस पे। कंपनी को 412 करोड़ रुपए का एक नया ऑर्डर हाथ लगा है बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी से। साथ ही रेलटेल को भी रखिएगा जो अपने फोकस में। उन्हें नया ऑर्डर मिला है करीबन 17 करोड़ रुपए का PMC कॉन्ट्रैक्ट है ये जो कि लखनऊ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से हाथ लग रहा है इन्हें। पेस डिजिटेक आज फिर से है फोकस में। कंपनी को 1775 करोड़ रुपए का एक नया ऑर्डर हाथ लगा है कर्नाटक का रेन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट लिमिटेड से। तो ये खबरों के दम पे कुछ स्टॉक्स जो आज रखने चाहिए अपने फोकस में। ठीक है, शुक्रिया मिताली। तो मिताली ने सारी की सारी खबरें और जो नतीजा हैं कल बाजार बंद होने के बाद आपके सामने रख दी हैं और हम एक एक करके इन सारे शेयरों पर अपने एक्सपर्ट से व्यू भी लेंगे। लेकिन सबसे पहले इंडेक्स का जरा रणनीति समझ लेते हैं और हमारे साथ जुड़ गए हैं लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट के अंशुल जैन। अंशुल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके टीना स्वदेश पर। संकेत थोड़े से म्यूटेड हैं गिफ्ट निफ्टी से अंशुल जी, लेकिन FIs हम देख रहे हैं कि भारतीय बाजार पर अब बुलिश होते हुए थोड़े नजर आ रहे हैं। लगातार 4 दिनों की बाइंग हो गई है। 26,000 एक बड़ा हर्डल है। इंडेक्स के लिए आपकी रणनीति क्या होगी आज के लिए? सर नमस्कार सृष्टि जी को और विकास जी को भी। देखिए, कल भी हमने डिस्कस किया था कि ओपन हाई के साथ खुला है मार्केट और लास्ट में जाके वो ओपन हाई का लेवल बैंक निफ्टी ने क्रॉस किया था 60,727 का। थोड़ी सी म्यूटेड ओपनिंग है, रेंज है बैंक निफ्टी पे 60,800 थोड़ी सी ऊपर में और नीचे में गैप फिल हो चुका है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि निफ्टी ने लास्ट फ्राइडे गैप फिल किया था, बैंक निफ्टी ने कल जाके गैप फिल किया और उसको स्वीप किया है 60,498 पे। तो बैंक निफ्टी में जैसे ही हम 60,800 देखेंगे, निफ्टी पे भी ब्रेकआउट आना स्टार्ट हो जाएगा। निफ्टी पे ब्रेकआउट है 26,000 पे, बैंक निफ्टी पे ब्रेकआउट है प्रिसाइसली 60,797, यानी आप राउंड फिगर पकड़िए 60,800 पे। अब प्रॉब्लम आ रही है FII डेटा पे। यहाँ पे कल जाके थोड़े से शॉर्ट मतलब जो शॉर्ट कवरिंग इंटेंसिटी है वो बहुत तेजी से नहीं हो रही है। नीचे से बहुत अच्छा आया था लेकिन पिछले 3 दिन में इंटेंसिटी थोड़ी सी लो रही है। 1,33,000 कॉन्ट्रैक्ट से घट के हम 1,32,000 कॉन्ट्रैक्ट पे आए हैं, यानी 1,000 कॉन्ट्रैक्ट ही शॉर्ट कवर हुए हैं। नेट बेसिस फ्यूचर प्लस ऑप्शन मिला के 4,18,000 से घट के 3,73,000 आए हैं। बट ऑप्शंस में क्या होता है, प्रीमियम अगर डीके हो जाता है तो अपने आप मतलब जीरो की तरफ जैसे बढ़ने लगता है तो वो पोजीशन अपने आप कटने लगती है। तो फ्यूचर्स पे अगर बड़ी कोई शॉर्ट कवरिंग देखने के लिए मिलती है तो ब्रेकआउट बहुत तेजी से आ जाएगा। जो चीज कंफर्ट देती है वो है मार्केट ब्रेथ, स्टॉक्स अबाउट 20 डे मूविंग एवरेज, जो इजी मनी एनवायरनमेंट हम कहते हैं जहाँ पे स्विंग ट्रेड करना आसान हो जाता है। स्टॉक्स अबाउट 20 डे मूविंग एवरेज कंफर्टेबली 74 से फिलहाल निफ्टी और निफ्टी बैंक 0.5 पर आ चुके। जी जी अंशुल जी अपना टेक खत्म थोड़ा करें। सा मिड एंड स्मॉल कैप स्पेस में आप मिड एंड स्मॉल कैप स्पेस में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। वहां पे ज्यादा एक्टिविटी होती हुई दिखेगी क्योंकि जैसे जैसे मार्केट ब्रेथ सुधरेगी वैसे वैसे चीजें और मार्केट के लिए अच्छी होना स्टार्ट हो जाएंगी। चलिए अब बात करते हैं हमारे और भी खास मेहमानों से। हमारे साथ रत्नेश गोयल और साथ ही कुणाल परार मौजूद हैं
उनका भी स्वागत करते हैं। और कुणाल, सबसे पहले तो आप अपनी ही स्टॉक पिक्स बताइए कि कहाँ पर है आपकी नज़र और कौन से आपके ट्रेडिंग कॉल्स। गुड मॉर्निंग एंड morning. कॉल की बात करें तो एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें पिछले कुछ बीते दिनों में देखने को मिली है। और जो व्यू यहाँ पे बन रहा है वो यहाँ पे एक्चुअली बाइंग वाला ही बन रहा है, स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग वाला ही बन रहा है। और अच्छी खासी मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन हम यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम में रख सकते हैं। सबसे पहला जो स्टॉक इन सब में जो नजर आया हुआ है वो आपका आईडीबीआई है। एक अच्छा खासा पीएसयू बैंक में उछाल हमें देखने को मिला है। देखने जाए तो आइडिया मतलब मैं पिछले 1-2 साल में जो मोमेंटम हमें पीएसयूज में देखने को मिली है उसके बेस पे मुझे लग रहा है कि मोमेंटम जो है पर्टिकुलरली पीएसयू बैंक को लेके वो थोड़ा सा यहाँ पे चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। और उसके बेस पे आईडीबीआई यहाँ पे हम खरीदारी करके चलने की सलाह देंगे। 111 के अराउंड आईडीबीआई ट्रेड कर रहा है। व्यू यहाँ पे पॉजिटिव साइड का है, आईडीबीआई को लेके खरीदारी करके चलने की सलाह 111 के अराउंड है। लोअर लेवल पे हम जो यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे 106 का होगा। एंड 106 जैसे ही ब्रेक होता है 115 121 तक के भी लेवल आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। एंड दूसरा जो है वो यहाँ पे ग्लेनमार्क है, फार्मास है। बहुत ही बढ़िया रैली हमें ग्लेनमार्क में देखने को मिली है। आने वाले दिनों में और भी एक अच्छी खासी रैली हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है, तो ग्लेनमार्क पे फोकस करके चलने की सलाह रहेगी। टारगेट की बात कर लेते हैं तो पहला टारगेट 2065 का होगा, 2065 जैसे ही ब्रेक होगा 2145 2145 के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 1950। एंड हमने पिछले 1-2 दिन में फिन केबल दिया हुआ था, वहां पे हमें हमारा टारगेट अचीव होते हुए देखने को मिल रहा है। हमने यूबीएल भी दिया था, यूबीएल में भी हमें हमारा टारगेट अचीव होते हुए देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, तो यूबीएल भी दिया था उन्होंने, टारगेट अचीव होता हुआ दिख रहा है और आज के लिए कॉल्स आपको मिल गई हैं ऑलरेडी। चलिए रत्नेश जी का स्वागत करते हैं। रत्नेश जी वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। पहले शुरुआत करते हैं आपकी आज के ट्रेडिंग आइडियाज से ही, बताइए रत्नेश जी। हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी दर्शकों को नमस्कार। बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है बाजार में स्टॉक स्पेसिफिकेशन बना रहेगा, तो इसमें जो फ्रेश सेल ऑफ जिसमें दिखाई दे रहे हैं वो आईटी सेक्टर, तो आईटी सेक्टर में से अभी भी ऐसा लगता है कि सेल ऑफ बना रह सकता है। इसमें इन्फोसिस में अभी भी एक नया ब्रेकडाउन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। स्टॉप लॉस लगाने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने की सलाह रहेगी। 1500 रुपए की जो टारगेट आ सकते हैं यहाँ पे 1420 रुपए का, पर एक बाय कॉल भी रहेगा। दोनों तरफ के ट्रेड यहाँ पे ऐसा लगता है कि बनते हुए दिखाई देंगे हमको। तो इसमें भारत फौज में एक अच्छा फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जाने को तैयार है। 1645 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के 1720 के टारगेट यहाँ पे आते हुए दिखाई दे सकते हैं। 20 के टारगेट आपको दिखेंगे, 1645 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। भारत फोर्ज के ऊपर ये रहा है। दूसरा इन्फोसिस के ऊपर सेल की कॉल दी है, 1500 रुपए का आपको स्टॉप लॉस, 1420 का आपको टारगेट नीचे हुए आता हुआ दिखेगा। ये 2 कॉल्स आपको रत्नेश जी की तरफ से। चलिए इस बातचीत के दौरान ना अंशुल जी से हमने इंडेक्स पर तो बात की लेकिन उनके पिक्स नहीं ली, तो अंशुल जी से पिक्स लेंगे और एक और मेहमान का स्वागत भी करेंगे। रचित खंडेलवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन रचित के पास जाने से पहले अंशुल जी से एक बार पिक्स ले लेते हैं। अंशुल जी बताइए क्या सलाह है आपकी आज की ट्रेडिंग के आइडियाज के तौर पर। सर पहला कॉल रहेगा श्रीराम फाइनेंस पे। 26 दिन का बेस ब्रेकआउट आया था 2x ऑफ 50 डे एवरेज वॉल्यूम पे मंडे को। ट्यूसडे और वेडनेसडे दोनों दिन इनसाइड बार गया है और आज ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है, फ्रेश ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है। 1055 पे बाई करना है, 1035 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1085 का पहला टारगेट रहेगा। और 1085 अगर नहीं अटका तो फिर 1099 तक भी ये स्टॉक आराम से खिंच सकता है। दूसरा स्टॉक रहेगा अदानी पावर। इसमें एक फ्लैग पैटर्न की फॉर्मेशन हुई है। 3 दिन में स्टॉक ने 19% रैली की है और फ्लैग में 2 इंस्टीट्यूशन कैंडल रही हैं जहां 400% का वॉल्यूम राइज रहा है। उसके बाद से 5 दिन कंसोलिडेशन रही है, कल इनसाइड बार था। तो आज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे ब्रेकआउट बनेगा। अदानी पावर में 150 रुपए 80 पैसे पे बाई करना है, 148.80 का स्टॉप लॉस रहेगा और 155 रुपीज का टारगेट रहेगा। तो अदानी पावर और श्रीराम फाइनेंस ये 2 बाय करके चलना चाहिए। ऑलराइट, तो अदानी पावर, श्रीराम फाइनेंस, ये 2 बाय कॉल्स फिलहाल अंशुल की तरफ से आती हुई। पर रचित जी गुड मॉर्निंग, अब आप ही बता दीजिए आपकी स्टॉक कॉल्स आज कहाँ पर हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल। और एक अपडेट दे देता हूं मैं कॉल के पहले। कल हम लोगों ने महिंद्रा एंड महिंद्रा पे एक बाय कॉल दी थी ओपनिंग शो में, उसका फर्स्ट टारगेट हिट हो गया। और उसके बाद आप देखें
सेकंड टारगेट अभी भी रिमेनिंग है। रिजल्ट्स के बाद थोड़ा सा करेक्शन आता हुआ दिखा है, बट कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं लग रही है। जिस तरीके से ये पोजीशन है 3860 अभी भी लग रहा है कि आपको देखने को मिल सकता है। जिन लोगों ने फर्स्ट टारगेट में अपनी पोजीशन स्क्वायर अप कर दी थी वो इन लोअर लेवल से वापस ले सकते हैं। जो कंटिन्यू कर रहे हैं उनके लिए एक स्टॉप लॉस वापस से बोलूंगा 3550 का लगा के रखिएगा। उसके साथ साथ सॉरी, आज थोड़ा सा मार्केट जिस तरीके से पूरे वीक बिहेव कर रहा है और बुल और बेयर दोनों छुट्टी के माहौल में जाते हुए दिख रहे हैं, तो मैंने भी थोड़े सेफ हेवन्स ही निकाले हैं। बहुत ऑब्वियस कॉल्स हैं आज के लिए। एक एपेक्स फ्रोजन का रिजल्ट आया था और ये आप देखें कि पूरा यूएस का जो टेंशन था उस क्वार्टर में भी अगर ये इस तरीके से रिजल्ट परफॉर्मेंस करते हुए दिखा रहे हैं तो आने वाले टाइम में डेफिनेटली एपेक्स फ्रोजन में आपको अच्छा एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। मैं समझता हूं आज आपको रिजल्ट रिएक्शन के चलते एपेक्स फ्रोजन इन लेवल्स पे 373 अट्रैक्टिव लग रहा है। पहला टारगेट होगा आपका 388 का और उसके बाद दूसरा टारगेट 408, स्टॉप लॉस 353 का हम लेके चलेंगे। लगता नहीं है हिट होगा, बट हाँ एक कायदा है इसलिए उस तरीके से लेके रखा है। उसके बाद आप देखें रेलवे में टाइम एंड अगेन कुछ कुछ ऑर्डर्स आ रहे हैं, स्टॉक्स में मूवमेंट हो रहा है। कर्नेक्स माइक्रो ये भी एक काउंटर है जो अच्छा लग रहा है। 1235 लेवल्स पे ये चल रहा है। स्टॉप लॉस 1176 का होगा, टारगेट 1293 एंड 1374। दूसरा टारगेट थोड़ा सा एग्रेसिव अभी सुनने में लग रहा है, बट जिस तरीके से कर्नेक्स माइक्रो मूव करता है डेफिनेटली आपको देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। स्टॉप लॉस एक बार फिर से बता दीजिए रचित जरा, कर्नेक्स माइक्रो का दोनों नोट तो कर लिए मैंने वैसे तो टारगेट्स। स्टॉप लॉस एक बार बता दीजिए। स्टॉप लॉस 1176 का स्टॉप लॉस आपको लगाना है। 1293 1374 के आपको टारगेट्स दो मिले हैं कर्नेक्स माइक्रो के ऊपर, और जो पहला स्टॉक था आपका वो एपेक्स फ्रोजन था जो 388 408 के बड़े टारगेट के लिए 350 का वहां स्टॉप लॉस लगाना है। ये दो सलाह आपको रचित जी की तरफ से देखिए आपकी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के माध्यम से लिखकर भी आ गया, टारगेट और स्टॉप लॉस आप नोट कर सकते हैं वहां से। चलिए अब एक काम करते हैं, पिक्स तो हो गई हैं लेकिन कुछ और पिक्स हैं जो ब्रोकरेज हाउसेज ने दी हैं। ब्रोकरेज हाउसेज ने कुछ शेयरों पर अपनी राय जो है वो जाहिर की है। तृप्ति हमारी सहयोगी सारी चीजें इकट्ठी करके हमारे साथ जुड़ गई। तृप्ति बताइए ब्रोकर्स की नजर कहां पे है आज? बिल्कुल विकास, गुड मॉर्निंग। और M&M के साथ शुरुआत करते हैं। तीसरी तिमाही के नतीजे आए और जितनी सारी ब्रोकरेजेस हमने देखी है उन सबको नतीजे अनुमान के मुताबिक रहे और खास करके ट्रैक्टर सेगमेंट जो रहा है वो काफ़ी मजबूत रहा है तीसरी तिमाही में। चलिए देख लेते हैं। मोतीलाल ओसवाल ने यहाँ पर अपनी बाई की रिकमेंडेशन दी है, टारगेट प्राइस घटा दिया है 4521 से घटाकर 4378 का टारगेट प्राइस दिया है। सिटी की भी बाय रिकमेंडेशन यहाँ पर बरकरार है 4230 के टारगेट प्राइस के साथ। गोल्डमैन सैक्स ने अपनी बाय की रिकमेंडेशन को मेंटेन किया है, 4400 रुपये का टारगेट दिया है। जो पहला टारगेट था इनका वो 4300 रुपये का था। साथ ही मॉर्गन स्टैनली की बात करें तो यहाँ पर ओवरवेट की रेटिंग M&M पर दी है और जो देखिए आप टारगेट प्राइस यहाँ पर जो दिया है 4358 करोड़ का यहाँ पर दिया है मॉर्गन स्टैनली ने। आगे बढ़ते हैं, अशोक लेलैंड पर भी काफ़ी सारी ब्रोकरेजेस ने अपनी राय रखी है। सबसे पहले बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल की, तो यहाँ पर उन्होंने अपनी बाई की कॉल को बरकरार रखा है, 238 रुपये का टारगेट प्राइस रखा है और अनुमान से अच्छे नतीजे आते हुए नजर आए। साथ ही सिटी की बात करें तो बाई की कॉल है, टारगेट प्राइस 205 रुपये का दिया है। गोल्डमैन सैक्स ने भी अपनी बाय रिकमेंडेशन को मेंटेन किया है, 205 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। जो पहला टारगेट था वो 182 था, उससे बढ़ाकर 205 दिया है। मॉर्गन स्टैनली यहाँ पर उन्होंने अपनी इक्वल वेट की रेटिंग दी है, जो कि पहले ओवरवेट की रेटिंग से डाउनग्रेड किया है। साथ ही टारगेट प्राइस को बढ़ा दिया है 160 रुपये से बढ़ाकर 227 रुपये का। साथ ही नुवामा ने होल्ड की रेटिंग को बरकरार रखा है 200 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ। अपोलो हॉस्पिटल्स पे आते हैं, इन्होंने भी अपनी तीसरी तिमाही के नतीजे जारी किए और काफ़ी सारी ब्रोकरेजेस को अच्छे नतीजे इनके लगे हैं। मोतीलाल ओसवाल ने बाय रिकमेंडेशन को बरकरार रखा है 9015 रुपये के लक्ष्य के साथ। सिटी ने अपनी बाय कॉल को यहाँ पर बरकरार रखा है, 9600 रुपये का लक्ष्य सिटी ने दिया है। गोल्डमैन सैक्स की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने अपनी बाय रिकमेंडेशन को बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस को देखिए बढ़ा दिया है, 8300 रुपये से बढ़ाकर 8425 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। मॉर्गन स्टैनली की बात करें तो ये यहाँ पर भी ओवरवेट है और इन्होंने अपने टारगेट प्राइस को 8813 रुपये से बढ़ाकर 9209 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। डीवीज लैब क्वार्टर 3 के नतीजे सभी ब्रोकरेजेस के अनुमान के मुताबिक आते हुए नजर
नजर आए और यहाँ पर भी ब्रोकरेजेस बुलिश रही। मोतीलाल ओसवाल ने यहाँ पर अपनी न्यूट्रल की रेटिंग दी है, 6,925 रुपये का टारगेट प्राइस रखा है। सिटी ने बाई की रेटिंग को बरकरार रखा है, 9,140 रुपये का टारगेट दिया है। गोल्डमैन सैक्स ने न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस को यहाँ पर बढ़ा दिया है, 6,300 रुपये से बढ़ाकर 6,050 रुपये का माफ़ कीजिएगा टारगेट प्राइस यहाँ पर घटा दिया है। साथ ही डीवीज़ पर जो मॉर्गन स्टैनली ने अपनी राय दी है वो ओवरवेट होते हुए यहाँ पर दिखे हैं। टारगेट प्राइस 7,989 करोड़ का यहाँ पर आता हुआ नजर आया। लास्टली टाइटन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी ब्रोकरेजेस ने अपनी राय रखी है। मोतीलाल ओसवाल की बाय रिकमेंडेशन 5,000 रुपये का टारगेट प्राइस। सिटी ने न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है लेकिन लक्ष्य को बढ़ा दिया है, 4,125 रुपये से बढ़ाकर 4,750 रुपये का लक्ष्य दिया। और लास्टली नोवामा ने जो अपनी बाय की रिकमेंडेशन थी उसको बरकरार रखा है और टारगेट प्राइस 4,912 रुपये से बढ़ाकर 4,926 रुपये का रखा है। खासकर ज्वेलरी सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ आती हुई नजर आई, जिसके चलते काफ़ी सारी ब्रोकरेजेस ने अपनी यहाँ राय दी है। जी ठीक है तृप्ति, बहुत शुक्रिया ये सारी की सारी रिपोर्ट्स बताने के लिए। तो एमएनएम को लेकर, अशोक लेलैंड को लेकर रिपोर्ट्स हैं, उस पर आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि आज कहां पर फोकस रहने वाला है। देखिए आज 4 नतीजे आने वाले हैं निफ्टी के। HUL हो गया, कोल इंडिया, ONGC, हिंडाल्को, इसके अलावा आज सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी भी है। BHEL का जो OFS है आज रिटेल के लिए और उनके कर्मचारियों के लिए आज के सत्र में खुलेगा। ग्रीन शू ऑप्शन सरकार एक्सरसाइज कर रही है 2% एडिशनल स्टेक बेचने के लिए। इसके अलावा भारत के CPI महंगाई दर यानी कि रिटेल महंगाई दर के आंकड़ों पर नजर रहने वाली है। और अगर हम इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स की बात करें तो बांग्लादेश में आज आम चुनाव है और आज शाम रात को कह लीजिए कि अमेरिका में बेरोजगारी दावा के आंकड़े आएंगे। तो ये कुछ इवेंट्स हैं जिस पर हमारी नजर रहने वाली है। लेकिन खबरें आपके सामने हैं, नतीजे आपको पता चल गए, रिपोर्ट्स भी सृष्टि ने बता दिए, तृप्ति ने बता दिया आपको। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम एक एक करके सारे शेयरों पर रिव्यू लेना शुरू करेंगे, आपकी जाएगा नहीं। Every claim settled on time. Galaxy Health Insurance, a new standalone health insurance company with you forever. Nice, yeah. Hey, Mahi, suggest a cool bank जो environmentally conscious हो. SBI, coolest है. Really? SBI ने लाखों पेड़ लगाए, वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स को फंड किया, EV लोन्स पे कंसेशंस दी और रेन्यूएबल एनर्जी को मैक्स सपोर्ट किया. Wow, that's cool. SBI, the banker to every Indian. Truly. जब घर का कमाने वाला चला जाता है तो वक्त के साथ शायद उसके जाने का दुख कम हो जाए, लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली फाइनेंशियली टूट जाती है। फैमिली के लिए अपना फर्ज निभाओ। पॉलिसी बाजार पर 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 700 रुपए महीने से शुरू। Oh, this Friday has it all, man. Swimming pool, private gardens, and a parking spot for your car and your all-terrain vehicle. We don't have an all-terrain vehicle. Well, you need one to get in and out. At Embassy, we maintain spaces not only within but around our residences, so you live seamlessly. Embassy, here to exceed expectations. Every claim settled on time. Galaxy Health Insurance, a new standalone health insurance company with you forever. कभी पानी जैसा खिलखिलाए, कभी चुपचाप जमीन बन जाए, कभी रोमांस के स्पार्क्स जलाए, तो कभी पेड़ों सा एवरग्रीन बन जाए। सेंको, एलिमेंट्स ऑफ लव। Every claim settled on time. Galaxy Health Insurance, a new standalone health insurance company with you forever. ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है पावर ट्रेड में। और चलिए खबरें ढेर सारी हैं और इसके अलावा नतीजे भी हैं। नतीजों से शुरुआत कर लेते हैं। लेंसकार्ट के नंबर आए हैं और नंबर अच्छे दिखाई दे रहे हैं। रेवेन्यू की बात करें तो 10% का उछाल है। मार्जिन भी कंपनी ने थोड़ा सा बढ़ाया है और प्रॉफिट में तो काफ़ी हेल्दी ग्रोथ है, 28.5% के आसपास की। हालांकि बहुत पुरानी लिस्टिंग है नहीं, तो थोड़ा सा इस पर देखते हैं। रचित जी इस पर व्यू दे देंगे।
रचित जी, लेंसकार्ट क्या होनी चाहिए इस पर रणनीति? देखिए अभिषेक सर, जिस तरीके से आईपीओ टाइम से इस पे कवरेज रहा है और प्रैक्टिकली इनका बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा लगता है, जिस तरीके से इन्होंने अपने आप को पोजीशन कर रखा है। मैं समझता हूं ये नंबर्स बहुत ज्यादा इन लाइन हैं टू व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग, और ये फर्दर ग्रोथ ही आपको रजिस्टर होती हुई दिखेगी, क्योंकि इसमें कोई सीजनैलिटी या कोई ऐसा सिग्निकल सिचुएशन नहीं देखने को मिलती। चश्मे जब आपको पहनने हैं, जैसे पहनने हैं, द काइंड ऑफ सर्विसेज दैट दे प्रोवाइड, मैं समझता हूं लेंसकार्ट में अभी आपको और अपसाइड देखने को मिल सकता है। 467 लेवल्स पे प्लेस्ड है, हो सकता है आज आपको रिजल्ट रिएक्शन के तौर पे एक बार 484 लेवल्स भी दिखा दे, और अगर रैली कंटिन्यू होती है तो 496 लेवल्स तक भी ये कंफर्टेबली जा सकता है। जिन लोग के पास पोजीशन है बने रहें, जिनके पास नहीं है मैं कहूंगा कहीं भी आपको बॉटम फिशिंग करने का मौका मिले, इसमें पोजीशन जरूर बनानी चाहिए। मीडियम टू लॉन्ग टर्म अच्छा स्टॉक लग रहा है। ठीक है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया स्टॉक लग रहा है लेंसकार्ट का। एक खबर आई है पावर ग्रिड को लेकर भी, उन्होंने महाराष्ट्र के ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के लिए बोली लगाई है। राय इस पर कुणाल जी आप दीजिए। पावर ग्रिड हमने देखा कि लोअर लेवल से रिकवर करके शेयर ठीक ठाक ऊपर आ गया है, क्या राय होगी पावर ग्रिड में? क्या स्ट्रेंथ आप देख रहे हैं, आगे ट्रेड लेना है? पावर ग्रिड की बात करें, एक अच्छी खासी मोमेंटम पावर ग्रिड में हमें देखने को मिल चुकी है। स्टॉक ने बॉटम बनाया था 250 का, और वहां से वन वे रैली स्टॉक ने ऊपरी लेवल पे 300 तक दिखाई है। अब यहाँ पे अभिषेक जी बात यह है कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आ रहा है 295 से लेकर 300 का, एंड कल के दिन में स्टॉक ने 294 के अराउंड का क्लोज दिखाया है, तो रेजिस्टेंस तो स्टॉक ने फेस किया है। यहाँ पे नया ट्रेड लेके चलने की सलाह तो बिल्कुल नहीं रहेगी। अगर आपको नया ट्रेड लेना है तो स्टॉक को 300 के ऊपर एक बार क्लोज होना जरूरी है। अगर क्लोज होता है तो फिर आपको ऊपरी लेवल पे 312 एंड उसके बाद फिर 322 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे एक बार अगर पोजीशन है तो फिर एक बार होल्ड करके चलिए 290 के एसएल के साथ। नई पोजीशन हम 300 के ऊपर ही बना के चलेंगे। ऑलराइट, तो चलिए 300 के ऊपर ही पॉजिटिव नज़रिया जो है फिलहाल आपको बनाना है अगर पावर ग्रिड की हम बात करें तो। बट इसके अलावा जो है हमारा राजा के भी नंबर्स आए थे, और हमारा राजा के जो नंबर्स थे वो कमज़ोर आते हुए दिखे थे। एक्सपोर्ट्स में जो है कंपनी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है, कहीं ना कहीं मुनाफा आप देखिए तो 53% साल दर साल यहाँ पर हमने गिरावट देखी है। एक बार अंशुल जी आपकी राय हमारा राजा पे कैसे देख रहे हैं आप इसको चार्ट्स पे? देखिए ऑलरेडी अंडर परफॉर्मिंग काउंटर है। 41 वीक्स में 52% करेक्ट हुआ था, उसके बाद 43 वीक से डबल बॉटम बना रहा है। सेम जैसे कल एसटीबीएल में हुआ था, बाउंस करने की कोशिश, लेकिन खराब न्यूज के बाद वापस से नीचे आना स्टार्ट कर दिया। तो इसमें भी 20 वीक मूविंग एवरेज कैचअप हो चुका था 920-922 की रेंज में। यहाँ से अगर नेगेटिवली रिएक्ट करता है मार्केट और कहीं भी 900 के नीचे ब्रेकडाउन आता है तो वापस 830 का जो बॉटम है रीटेस्ट होने आएगा, और अगर नेगेटिवली नहीं रिएक्ट करता है 930 के ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो फिर बाउंस बैक एक्सटेंड होगा टुवर्ड्स 50 वीक मूविंग एवरेज जो 971 रुपए पे है। तो रिएक्शन ज्यादा डिसाइड करेगा कि स्टॉक ऊपर जाएगा नीचे। लेवल दो ही है, नीचे में 900 अगर टूटता है तो ब्रेकडाउन, और ऊपर में 920 अगर ये टूटा तो फर्दर बाउंस बैक एक्सटेंड करेगा। बट ये बाउंस बैक सेल ऑन रैलीज वाला ही है, क्योंकि ओवरऑल पीछे से बहुत ज्यादा ओवरहेड सप्लाई बिल्ट है। राइट, तो चलिए हमारा राजा यहाँ पर रखेंगे नज़र। बट इसी के साथ साथ अब जो बड़ी खबर आई है वो है हिंडाल्को के लिए, क्योंकि देखिए आज हिंडाल्को के नतीजे आएंगे, बट उसकी यूएस सब्सिडरी नोवोलिस के नंबर्स जो हैं वो आ चुके हैं। उम्मीद से कमज़ोर आते हुए देखिए नंबर्स, पहला। और दूसरा, कंपनी ने ये भी बताया है कि ओस्वेगो की फायर और साथ ही टैरिफ्स के चलते जो है इस बार नतीजों पर इम्पैक्ट देखने को मिला है। जो नेट फायर इम्पैक्ट है वो $381 मिलियन का है, और जो EBITDA पर टन है वो कहीं ना कहीं जो है वो ऑपरेशनल फ्रंट पे ठीक है, बट क्योंकि ये फायर और टैरिफ का इम्पैक्ट जो है नतीजों पे था, तो जो आप मुनाफा देखेंगे वो जो है काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। और साथ ही कंपनी ने ये भी बताया कि जब ओस्वेगो का रीस्टार्ट है वो अप्रैल और जून यहाँ तक हम आते हुए इसको देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हिंडाल्को नोवोलिस के नंबर्स ने तो निराश ही किया है, और देखते हैं आज स्टॉक किस तरीके से रिएक्ट करता है। हालांकि तमाम ब्रोकरेजेस ने अपने अभी टारगेट प्राइस घटाए नहीं हैं, क्योंकि वो हिंडाल्को के नंबर्स का भी वेट कर रहे हैं, बट न्यूज़ फ्लो जो है नेगेटिव ज़रूर है। रत्नेश जी एक बार आपका नज़रिया हिंडाल्को पे कहाँ जाते हुए आज देख रहे हैं और कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे?
बिल्कुल देखिए आज न्यूज़ जो है ग्लोबली फ्रंट से हिंडाल्को के लिए थोड़ी-सी नेगेटिव ज़रूर है, तो थोड़ा-सा स्ट्रेच भी है चार्ट पे अपनी की एवरेज से काफ़ी दूर है, आउट परफ़ॉर्म करा पूरा मेटल सेक्टर ने तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि थोड़ा-सा अगर ये जैसे नीचे खुलता है न्यूज़ के चलते, तो 870 860 ये काफ़ी एक अच्छे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लिए हुए हैं। प्रीवियसली भी हमने वहीं से वहाँ से एक जो फॉल आया था पूरा मेटल्स में, उसके बाद में वहीं से बाउंस बैक देखने को मिला था, तो मुझे ऐसा लगता है वो सपोर्ट लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और 50 दिन मूविंग एवरेज के आसपास भी लाइन आती है जो कि राइजिंग है, तो मुझे ऐसा लगता है 850 860 यहाँ पे कहीं मिलता है और यहाँ पे कहीं रुकता है, तो एक बार थोड़ा-सा टेक्निकल बाउंस की ज़रूर चांस लेना चाहिए, स्टॉप लॉस लगाना चाहिए ₹830 का। बिल्कुल। तो ये राय आपको मिल गई है हिंडाल्को के ऊपर। चलिए अब अगले दो और स्टॉक्स पर फोकस करते हैं नतीजों के हिसाब से ही। पहले नतीजे बहुत सारे हैं तो उन पे बात कर लेते हैं। मैक्स फाइनेंशियल एक शेयर है, क्योंकि इंश्योरेंस बिजनेस है तो नतीजे अगर समझने हो तो आपको दो चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए, एक तो एपीई पर, दूसरा वीएनबी पर। एपीई मतलब एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट और दूसरा वीएनबी मतलब कि वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे दोनों पे ही 30 से 35% की ग्रोथ आपको दोनों फ्रंट पे देखने को मिली है मैक्स फाइनेंशियल में, यानी नतीजे काफी अच्छे रहे हैं। एक राय लेते हैं जरा कुणाल परार जी से। कुणाल जी जरा देखिए एक बार मैक्स फाइनेंशियल के चार्ट्स को भी और बताइए कि क्या आज कोई ट्रेड बनता है क्या यहाँ पर? मैक्स फाइनेंस की बात करें, व्यू मैक्स फाइनेंस को लेके फिलहाल जो है सर वो थोड़ा डाइसी है। रीजन बीइंग ये है कि एक स्ट्रॉन्ग अपर राइजिंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस से काउंटर फेस कर रहा है एंड पहले भी मल्टीपल टाइम ऐसा हुआ है कि स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया और वहीं से स्टॉक ने हमें एक गिरावट दिखाई है। या मैं ये कह सकूं कि स्टॉक अभी फिलहाल एक अपर राइजिंग ट्रेंड लाइन, अपर राइजिंग चैनल फॉर्मेशन में है और रिसेंटली जो रेजिस्टेंस फेस किया है वो अपर बैंड का ही है। सो एक करेक्टिव मोड हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। व्यू ये है कि अगर पोजीशन है तो एक बार प्रॉफिट बुक करके जा सकते हो, नई पोजीशन बनानी है तो यहाँ पे हम 1760 के ऊपर अगर स्टॉक क्लोज देता है तभी हम बनाएंगे। करेक्शन में मुझे लग रहा है कि स्टॉक ने जो गैप ओपनिंग दिया था ऑन 3 फेब वो गैप फिल कर सकता है। उसके बाद वहां अगर ये भी अगर सस्टेन नहीं होता है तो लोअर लेवल पे ये 1580 तक के भी लेवल आपको दिखा सकता है। सो ओवरऑल जो व्यू है थोड़ा डाइसी है, यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग करके चलने की सलाह रहेगी। नई पोजीशन 1760 के ऊपर स्टॉक सस्टेन होता है, क्लोज होता है, उसके बाद ही हम यहाँ पे बना के चलेंगे। बिल्कुल, तो नई पोजीशन तभी बनाएंगे जब 1760 के ऊपर जाए, अदरवाइज नीचे जो है वो डाइसी सा मामला है। कुणाल जी एकदम क्लियर कह रहे हैं 1580 तक नीचे जा सकता है, छोड़ देते हैं। प्रॉफिट बुक करना है कर लीजिए आप, ये क्लियर एडवाइस आपको जो है वो कुणाल जी की तरफ से। चलिए एक और कंपनी के नतीजे आए थे, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स। नतीजे बहुत अच्छे रहे नहीं हैं, ये राय मैं लूंगा रचित खंडेलवाल जी से। आप देखिए प्रॉफिट में जो है वो करीब 60% के आसपास की गिरावट है और जो परेशान करने वाली चीज़ है वो मार्जिन के ऊपर है। 7.7% से घट के मार्जिन जो है वो 4.8% पे आ गया, यानी आप देखिए तो करीब करीब 300 बेसिस पॉइंट के आसपास की गिरावट यहाँ देखने को मिली है। रचित जी जरा देखिए एक बार क्या करना चाहिए, अगर किसी के पास हो तो आज निकल जाए क्या? देखिए विकास जी, इसमें सबसे बड़ी बात हम कंटिन्यूसली एक बात कर भी रहे थे, लुकिंग एट द प्राइसेस ऑफ कॉपर एंड सिल्वर एंड अदर रॉ मटेरियल, मार्जिन प्रेशर इन कंपनी को देखना लाजमी था और जिस तरीके से ये परफॉर्म कर रहा है मैं समझता हूँ इन लाइन ही था। एक रिजल्ट रिएक्शन आपको जरूर देखने को मिल सकता है। अभी 15-18 लेवल्स पे ये क्लोज हुआ है, हो सकता है आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट लेने के लिए 1476 1468 लेवल्स तक ये जाता हुआ एक बार दिख जाए। बट नॉट टू फॉरगेट अब इनका सीजन आने वाला है और थोड़ा सा ये मार्जिन प्रेशर जो है ये आगे पास ऑन करने की कंडीशन में भी आते हुए दिख रहे हैं। जिस तरीके से पोजीशन है, मैं निकलने के लिए तो आपको बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ सकता है। एक बार इसको सस्टेन कर लेने दीजिए 1540 के ऊपर, फिर हाथ के हाथ आपको 1600 तक के लेवल्स एंड गोइंग फॉरवर्ड आगे भी अच्छे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो निकलने के लिए नहीं, लोअर लेवल पे बाइंग के लिए मैं जरूर आपको बोलूंगा एक अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। तो लोअर लेवल पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढनी है, ये सलाह आपको एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर रचित जी की तरफ से। चलिए एक और कंपनी के ऊपर फोकस करते हैं, बैंक के ऊपर, इनफैक्ट आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर। आरबीआई से बैंक को 8 बैंकों में स्टेक खरीदने के लिए मंजूरी मिल गई है, जिसके अंदर सिटी यूनियन बैंक और फेडरल बैंक बंधन बैंक दोनों शामिल हैं। तो अब ये खबर वैसे तो पॉजिटिव है, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक पर करना क्या है ये राय ले लेते हैं हम एक बार रत्नेश जी से। रत्नेश जी जरा बताइए आईसीआईसीआई बैंक को लेकर आपका क्या नजरिया है, जरा चार्ट्स भी चेक कीजिए क्या कहते हैं। बिल्कुल देखिए, आईसीआईसीआई बैंक काफी टाइम से एक लंबा कंसोलिडेशन अपने की एवरेजेस के आसपास में कर रहा है। नीचे में काफी अच्छा 50 डे के आसपास सपोर्ट लेता है, ऊपर में भी यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज के आसपास में थोड़ा सा सप्लाई ले रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि
कहीं न कहीं वो बैंकों में आउट परफॉर्मेंस भी देखने को मिल रहा है, तो मुझे ऐसा लगा कहीं न कहीं आईसीआईसीआई बैंक भी थोड़ा-सा आउट परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाई देगा। जो मेजर सप्लाई है वो 1440 1440 1450 ये एक सप्लाई है, अगर इसके ऊपर निकलता है तो काफ़ी एक अच्छी तेज़ी अपनी ऑल टाइम हाई की तरफ जाने की तैयार होगा 1500 से 1600 रुपए तक के लिए। तो एक स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे 1340 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के मेरे हिसाब से एक तेज़ी करी जा सकती है। पहला 1440 उसके बाद में फिर क्लोज़ देता है, उसके बाद में 1500 रुपए तक के टारगेट फिर वहाँ पे आ सकता है। ठीक है, 1440 और उसके बाद फिर 1500 रुपए तक के भी लक्ष्य इसमें हासिल हो सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक के शेयर में 1406 रुपए फिलहाल आपको ये शेयर दिखेगा, इसकी कल क्लोजिंग हुई थी। कल के जो बड़े मूवर्स थे जरा उनकी भी चर्चा कर लेते हैं कि आज आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। और निफ्टी के दो बड़े स्टॉक जिन्होंने नया हाई भी बनाया, आयशर मोटर और एसबीआई पर व्यू लेंगे। पहले एसबीआई की बातचीत कर लेते हैं। एसबीआई को लेकर रचि जी आपका व्यू, क्योंकि ऑल टाइम हाई पर शेयर पहुंच गया है, लगातार हम स्ट्रेंथ देख रहे हैं और अभी भी अगर हम देखेंगे तो वैल्यूएशन कंफर्ट है प्राइवेट बैंकिंग लीडर्स के मुकाबले। क्या राय होगी आपकी एसबीआई में? क्या नीचे आए तो बाइंग करनी है या फिर प्रॉफिट टेकिंग बारे में हम सोचना चाहिए? देखिए सर, आपने जो अपना सवाल था ना उसी में एक जवाब भी दे दिया कि वैल्यूएशन कंफर्ट अभी भी हमको देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से अभी ये पोजीशनड है, ये बात जरूर है कि पीएसयू स्पेस अगर आप पूरा देखेंगे ना तो उनके पी मल्टीपल्स कहीं ना कहीं 8 से 10 के बीच में हो रहे हैं। एसबीआई थोड़ा सा ओवरहीटेड हो गया है, तो डेफिनेटली आपको लोअर लेवल्स पे एक बार वापस से देखने को मिल सकता है। मैं समझता हूं जिस तरीके से अभी ये पोजीशनड है, गोइंग फॉरवर्ड आपको मार्केट में कभी भी करेक्शन देखने को मिलता है तो हो सकता है आपको ये 1080 1060 लेवल्स तक एक बार करेक्ट होता हुआ दिखे, क्योंकि रनअप बहुत अच्छा रहा है। मगर अगर आपने इसको मीडियम टू लॉन्ग टर्म पोजीशन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, तो मैं कहूंगा अपनी पोजीशन मत छेड़िए जब तक मार्केट करेक्ट नहीं कर रहा है। अभी आपको फर्दर अप मूव देखने को भी मिल सकता है और कोई बड़ी बात नहीं है। 1224 1240 लेवल्स आपको बहुत जल्दी ये दिखाने का दमखम रखता है। कंटिन्यूड वॉल्यूम के साथ बाइंग इंटरेस्ट चल रहा है, तो पोजीशन अभी मेंटेन करिए। जिनको नई पोजीशन बनानी है लोअर लेवल का इंतजार करें। ठीक है, एसबीआई को लेकर ये व्यू, नई पोजीशन के लिए थोड़ा नीचे आने का इंतजार करें। अदरवाइज अगर आपके पास है शेयर तो आप बिल्कुल इन्वेस्टेड रहिए और ट्रेडिंग की पोजीशन को भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जो टारगेट हैं रचि जी के, यहाँ से भी 100 रुपये ऊपर के हैं, 1284 रुपये के टारगेट हैं और 1080 रुपये का आपके लिए स्टॉप लॉस है। आयशर मोटर कल शेयर दम लगा के दौड़ा, नतीजे अच्छे आए और शेयर ने लगा दी है तेजी की हैट्रिक। और कल का जो सत्र रहा, एक दिन की अगर हम तेजी की बात करें तो 5 साल में इस तरह की तेजी हमने देखी नहीं थी आयशर मोटर में। और वैसे भी 7000 8000 रुपए जब शेयर हो जाता है तो रिटेल थोड़े दूर रहते हैं, लेकिन कल पार्टिसिपेशन बहुत ही जबरदस्त था, वॉल्यूम वगैरह काफी हेल्दी थे। अंशुल जी आपका व्यू आयशर को लेकर, क्या आयशर और चलेगा? सर जिस हिसाब से कल गैप अप ओपनिंग आई है और 428% वॉल्यूम राइज है, जब तक इसका लो नहीं टूट रहा है तब तक हम ये मान के चलेंगे कि रैली एक्सटेंड करेगी और ये रैली प्रोबेबली 9,500 9,500 से 10,000 तक एक्सटेंड कर सकती है। इसी के साथ इसका छोटा भाई बजाज ऑटो ये भी चल रहा है टू व्हीलर स्पेस में, तो टू व्हीलर स्पेस में चाहिए आयशर मोटर और बजाज ऑटो के थ्रू। ठीक है, आयशर बजाज ऑटो दोनों पर कन्विक्शन है अंशुल जी का। एक और कंपनी जिसमें मूव तो बड़ा आया लेकिन नीचे की तरफ आया वो था बीएचईएल, क्योंकि बीएचईएल में सरकार ओएफएस यानी कि ऑफर फॉर सेल के जरिए हिस्सेदारी बेच रही है। 3% पहले ओरिजिनली उनका शेड्यूल्ड था, अब वो ग्रीन शू ऑप्शन एक्सरसाइज कर रही है क्योंकि हेल्दी रिस्पांस मिला है कल के सत्र में। आज रिटेल के लिए और उनके कर्मचारियों के लिए ओएफएस ही खुल रहा है, लेकिन भारी डिस्काउंट पर ओएफएस आया, उसके चलते कल शेयर को हमने टूटते हुए देखा। 260 रुपए पर आकर ये बंद हुआ। राय इस पर चाहिए कुणाल जी आपसे, बीएचईएल में क्या रणनीति अपनानी चाहिए? गवर्नमेंट ओएफएस लेके आ रही है और नॉर्मली पीएसयू काउंटर्स में सर जी ऐसा होता है कि जब भी ओएफएस लेके गवर्नमेंट आने की प्लानिंग करती है और ओएफएस के बाद देखने जाए तो लिक्विडिटी बढ़ जाती है मार्केट में उस पर्टिकुलर स्टॉक को लेके, और उसके बाद एक करेक्शन हमें देखने को मिलता है। अब ये आप देखिए, एक हिस्ट्री उठा के देखिए कि जितनी बार ओएफएस आया है गवर्नमेंट ने वहां जहां पे सेल्स कम किया है वहां पे स्टॉक में अच्छा खासा गिरावट हमें देखने को मिला है। व्यू टोटली अवॉइड करके चलने का ही है। कल के दिन में 260 के अराउंड का क्लोजिंग हमें देखने को मिला है, अच्छा खासा वॉल्यूम वहां पे जनरेट होते हुए देखने को मिला है। 5.5% स्टॉक नीचे आया है। मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में 240 तक के लेवल स्टॉक दिखा सकता है और इस बार अगर 240 ब्रेक होता है तो जो बॉटम उसने बनाया है 210 वाला
वो भी वो टच कर सकता है। तो व्यू टोटली अवॉइड करके चलिए। 240, 210 ये दो लेवल है जो स्टॉक हमें दिखा सकता है। ठीक है, ठीक है। BHEL को लेकर ये भी हो गया, टारगेट भी आपको बता दिए हैं कुणाल जी ने। चलिए एक काम करते हैं, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद हेडलाइंस के साथ करेंगे मार्केट लाइव की शुरुआत। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं, आप भी कहीं जाइएगा नहीं। मार्केट लाइव में आपका स्वागत है। हमारे तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। आज मार्केट की क्या होगी रणनीति, कौन से स्टॉक्स पे दिखेगा एक्शन, इन सभी पर हम चर्चा कर रहे हैं और हमारे एक्सपर्ट्स से उनके ट्रेडिंग आइडियाज भी ले रहे हैं। अभी फिलहाल प्री ओपन रेट्स जो है हमें आते हुए दिख रहे हैं, बट इनको सेटल थोड़ा सा होने देते हैं क्योंकि गिफ्ट निफ्टी ऐसे संकेत नहीं दिखा रहा था, ना ही ग्लोबल हैंडओवर जो है वो इतना कमजोर फिलहाल आज हम देखेंगे क्योंकि FIIs लगातार 4 दिनों से वो खरीदारी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप इससे खुश तो हो सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने की भी बात यहाँ पर नहीं है। IT आज के सत्र में क्या करेगा ये देखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि कल अगर ओवरनाइट हम देखें तो ग्लोबल IT काउंटर्स में तो सेल ऑफ था ही, पर ADRs और GDRs भी 4-4, 5-5% लुढ़के हुए थे। आज उसका किस तरीके से रब ऑफ इम्पैक्ट भारतीय बाजारों पर आता है, इन्फोसिस, TCS और मिड कैप स्पेस में से एम्फेसिस, कोफोर्ज, इन सभी काउंटर्स पर रहेगी नजर। ऑटो काउंटर्स धमाल मचा रहे हैं, बट आज के लिए क्या ऑटो काउंटर्स फिर से तेज दौड़ लगाते हुए दिखेंगे ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। और साथ ही SBI को लेकर एक्साइटमेंट अभी भी कितना है और साथ ही अन्य PSU काउंटर्स में इसका इम्पैक्ट होगा या नहीं, ये सब समझेंगे हमारे एक्सपर्ट से और इन्हीं पर हम चर्चा कर भी रहे हैं। चलिए अब हमारे एक्सपर्ट्स के पास फिर से लौटते हैं, कुछ और काउंटर्स पे जल्दी से चर्चा कर लेते हैं क्योंकि नतीजों वाले ढेर सारे काउंटर्स हैं। खबरों के लिहाज से कई स्टॉक्स फोकस में हैं। एक बार GRSE की भी बात करते हैं क्योंकि यहाँ पर एंटिक की एक रिपोर्ट आई है। उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए 3026 के टारगेट्स दिए हैं और उनका ये कहना है कि मार्च महीने में जो है एक बहुत बड़े ऑर्डर आने की उम्मीद ज़रूर है। ओवरऑल देखें तो कंपनी का जो डिफेंस का पाइपलाइन है वो बेहद स्ट्रॉन्ग है और कैपेसिटी एक्सपेंशन जो है वो भी कंपनी कहीं ना कहीं प्लान ज़रूर कर रही है। एक पॉजिटिव रिपोर्ट और टारगेट देखिए 3026 के फिलहाल यहाँ पर लक्ष्य बता रहे हैं। एक बार रत्नेश जी आपसे ही समझना चाहेंगे, हाल फिलहाल डिफेंस काउंटर्स थोड़ा वॉलेटाइल हुए हैं और बजट के बाद कुछ बेहतर प्रदर्शन रहा नहीं है, बट क्या GRSE आपको लगता है इन स्तरों पे पोजिशनल बेट के तौर पे लेना चाहिए? GRSE देखिए काफी टाइम से अपने दायरे में काम कर रहा है। ऊपर में आप देखेंगे तो 2800 से 2900 तक जाता है, नीचे में वापस फिर आ जाता है तो 2400 2300 इस रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल इस रेंज में ट्रेड कर रहा है। ऊपर में एक सप्लाई जरूर आ रहा है इसको, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी इस रेंज में रहेगा जब तक कि ये 2880 या 2900 के ऊपर क्लोज नहीं करेगा। इसमें फ्रेश ब्रेकआउट हमको नहीं दिखाई देगा। नीचे में एक जिनके पास में है या जिन्होंने ले रखा है फ्रेश पोजीशन बनाई है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक 2350 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करना चाहिए और ऊपर में मुनाफा वसूली जरूर करने की सलाह रहेगी। 2700 से 2650 2800 की रेंज में आता है तो वहाँ पे जरूर मुनाफा वसूली करें। चलिए दोनों ही लेवल्स जो हैं आपको बता दिए गए हैं कि निचले स्तरों पे आप खरीदारी ज़रूर कर सकते हैं, पर ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली करना भी जो है आप भूले नहीं। इसके अलावा अगर हम देखें तो भारती एयरटेल ये काउंटर भी जो है काफ़ी अच्छी तरीके से प्रदर्शन कर रहा है और एक आउट परफॉर्मर ज़रूर रहा है। एक बार कुणाल भारती एयरटेल पे चार्ट चेक, क्या यहाँ पे कोई बेहतर मौके दिख रहे हैं? भारतीय एयरटेल की बात करें, व्यू भारतीय एयरटेल को लेके थोड़ा मेरा डाइसी है क्योंकि लगातार पिछले कुछ दिनों से स्टॉक ऊपरी लेवल पे 2055 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहा है एंड देखने जाए ना तो पिछले एक हफ्ते से यस स्टॉक एक ट्रेडिंग रेंज में घूम रहा है ऊपरी लेवल पे 2055 से लेके लोअर लेवल पे 1980। सो कोई खास ऐसे मोमेंटम फिलहाल भारतीय एयरटेल में यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। मेरा मानना है कि एक बार अगर स्टॉक 2055 का क्रॉस करता है तो फिर ऊपरी लेवल पे 2160 तक के भी लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा एंड अगर लोअर लेवल पे 1980 का अगर लेवल ब्रेक होता है तो फिर ये आपको 1900 तक के भी लेवल दिखा सकता है। ओवरऑल व्यू जो है नेगेटिव साइड का ही है, अवॉइड करें वो बेहतर रहेगा टाइमिंग के लिए।
बिल्कुल, तो टाइम बीइंग के लिए अवॉइड करने की सलाह दी जा रही है कुणाल जी की तरफ से। चलिए, एक स्टॉक जो कल नतीजे आ गए थे, मार्केट आवर में ही आ गए थे, M&M, और नतीजे मिले जुले थे। अगर आप देखेंगे प्रॉफिट और एबिटा इनलाइन था, बाकी मार्जिन पे अगर आप देखेंगे तो थोड़ी सी कमजोरी वहां देखने को मिली थी। तो उसके बाद हुआ यह है कि शेयर तो कल 2.5% ऊपर से नीचे गिरा, ऊपरी स्तरों से नीचे गिरा। अभी आपको प्री ओपन में हल्की मजबूती भले ही दिख रही है, लेकिन कल ऊपरी स्तरों से गिरावट देखने को मिली थी। ब्रोकर्स की रिपोर्ट आई है, 2 रिपोर्ट्स आई हैं, दोनों में बाई की रेटिंग है, और जो टारगेट प्राइस दिए गए हैं वो 4378 या फिर 4230 दोनों दिए गए। 4378 जो है वो हाईएस्ट टारगेट आपकी स्क्रीन पर देखिए। गोल्डमैन सैक्स जो है वो 4400 के टारगेट पे दे रहा है। एक बार चेक ले लेते हैं कि हमारे एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, उनकी क्या राय बनती है। रचित जी के पास चलते हैं। रचित जी, जरा चेक कीजिए M&M, आपकी क्या राय बनती है M&M के ऊपर? तमाम ब्रोकर्स जो है वो बाई ओवरवेट ये सब रेटिंग दे रहे हैं, टारगेट भी ऊपर के दे रहे हैं। हालांकि कल जो है वो स्टॉक में थोड़ी गिरावट देखने को मिली थी। देखिए, रिजल्ट्स के पहले जिस तरीके से एक अपमूव आ गया था, एक प्रॉफिट टेकिंग लाजमी था, जो कि कल हमें देखने को मिला। अगर कल आप इनके रिजल्ट्स को थोड़ा सा क्लोजली स्टडी करेंगे और थोड़ी सी कमेंट्री सुनेंगे तो इसमें एक और चीज जो अच्छी लगी, इनकी जो एक लीडरशिप है फार्म इक्विपमेंट सेगमेंट में, वो कहीं ना कहीं बरकरार ही होती हुई दिखी है। और आप देखिए, US इंडिया ट्रेड डील जैसे आपको होती हुई दिखेगी, उसके बाद अप्रैल वाला जो क्वार्टर है उसमें आपको इनका जो फार्म बिजनेस, फार्म इक्विपमेंट और मशीनरी बिजनेस और इंप्रूव होता हुआ दिखेगा। तो ये लेवल्स आपको डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं। मैं भी इस लेवल्स के साथ जाना चाहूंगा। आराम से आपको पूरे ईयर में अगर देखते हैं तो 4400 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो 4400 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। ये सलाह जो है वो M&M के ऊपर रचित जी की तरफ से। एक शेयर यूनाइटेड ब्रूअरीज का आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। सिटी ने आज सेल की रेटिंग दी है और उनका ये कहना है कि वॉल्यूम्स जो है वो थोड़े घटे हैं और जो मार्जिन्स हैं उनके, वो उसके सस्टेनेबिलिटी पे उनको थोड़ा एक क्वेश्चन है। उनको लग रहा है कि ये इतने मार्जिन सस्टेन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे आगे, और सेल की रेटिंग उन्होंने दी है। 1650 का टारगेट दिया है, शेयर ऑलरेडी 1628 पे है, तो ऑलरेडी नीचे है जो उनके सेल के टारगेट से है। लेकिन एक चेक लेते हैं जरा अंशुल जी से। अंशुल जी, जरा देखिए, यूनाइटेड ब्रूअरीज, आप भी क्या सेल की तरफ ही जाना चाहते हैं या फिर कुछ और अलग राय है आपकी? सर, काउंटर ऑलरेडी पिटा हुआ है। 40 हफ्ते में 38% डाउन मूव आ चुकी है। बाउंस बैक में 20 वीक मूविंग एवरेज 1643 आ चुका है, तो एक्सटेंड होते हुए दिख रहा है बाउंस बैक समवेयर अराउंड 1780 1785। तो मैं थोड़ा सा डिफरेंट व्यू रखता हूं। ऑलरेडी पिटा हुआ काउंटर है तो बाउंस बैक बनना चाहिए 1700 1770 की जोन में। ठीक है, यूनाइटेड ब्रूअरीज यानी कि UBL को लेकर ये व्यू हो गया। एक और कंपनी जिसके नतीजे आए वो था पतंजलि फूड का। प्रॉफिट हमने देखा कि 60% का उछाल आया है, 370 करोड़ रुपए से बढ़कर 593 करोड़ रुपए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और रेवेन्यू में जंप था करीब करीब 16.5% के आसपास का। हालांकि मार्जिन थोड़े से प्रेशर में थे पतंजलि फूड के, और वैसे भी हम देखेंगे कि पतंजलि फूड के ने अपने शेयरधारकों को पैसे बना के दिए नहीं है। आप टाइम फ्रेम चाहे जो भी रख लीजिए, 3 महीने 6 महीने साल भर। पतंजलि फूड को लेकर व्यू आपसे जानना चाहेंगे रचित जी, क्या होनी चाहिए रणनीति? देखिए, प्री ओपन के लेवल तो आ रहे हैं बट कोई एक्साइटमेंट नहीं है शेयर में। बिल्कुल। और देखिए अभिषेक सर, वापस से वही बात जो आपके क्वेश्चन में ही आपने जवाब दिया, नहीं पैसा बना के दिया है, नहीं उस तरीके से मूव कर रहा है। रिजल्ट्स वापस से जिस तरीके से आ रहे हैं नहीं इंस्पायर कर रहे हैं। अभी क्लियर केस रहेगा स्टे अवे। और अगर आपने पोजीशन इसमें बना भी रखी है तो मैं कहूंगा कि हाई लेवल पे जहां पे आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी देखने को मिले आप बिल्कुल करें। और एग्जिट के लिए मैं समझता हूं कहीं भी 548 से 560 का लेवल एक डिसेंट लेवल होगा। यहां से कोई भी एक ट्रेंड चेंज या कोई बुलिश स्टांस क्रिएट करते हुए ये स्टॉक नहीं दिख रहा। ठीक है, एग्जिट की रणनीति होनी चाहिए। पोजीशन आप इसमें से अनवाइंड कीजिए पतंजलि फूड से। ठीक है, लेकिन चलिए ये जान लेते हैं कि अब खबरों का तो अंबार है, नतीजे भी ढेर सारे हैं, लेकिन सारे शेयर ना तो आप ट्राई कर पाएंगे ना तो आप ले पाएंगे। तो आपको कुछ चुनिंदा शेयरों पर ही नजर रखना बेहतर आप लिए रहेगा। तो 9 के 9 रत्न कौन से हैं? हम पूरी रिसर्च करके, छांट के, परख के कुछ शेयर आपके सामने रखते हैं, और 9 के 9 रत्न की लिस्ट के साथ हमारे सहयोगी रविंदर जुड़ गए हैं। रविंदर, गुड मॉर्निंग। बताइए आज कौन से शेयर होंगे जो फोकस में रहेंगे?
जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग अभिषेक। तो यहाँ पे नवरत्न में आज सबसे पहले हम शुरुआत हिंडाल्को से ही करते हैं, जहाँ पे आज हिंडाल्को काफ़ी फोकस में रह सकता है। यहाँ पर हिंडाल्को की जो यूएस सब्सिडियरी नोवेलिस, उसने अपने Q3 के रिजल्ट अनाउंस किए थे और कंपनी का जो Q3 का रिजल्ट है काफ़ी वीक आया था। जो मेनली यूएस के ओस्वेगो प्लांट में जो फायर इंसिडेंट हुआ था, उसके चलते यहाँ पे कंपनी का जो रिजल्ट आया था वीक आया था। और हालांकि मैनेजमेंट ने इसे Q2 अर्निंग अपडेट के दौरान ही जो पहले ही फ्लैग कर दिया था। और नोवेलिस के ओस्वेगो प्लांट फायर इंसिडेंट की वजह से 1.3 से 1.6 बिलियन डॉलर का जो है इम्पैक्ट देखने को मिला है इस क्वार्टर में। और इसी के साथ साथ हिंडाल्को के एल्यूकेम डील का कमेटी ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन यूनाइटेड स्टेट्स का जो है यूएस गवर्नमेंट शटडाउन की वजह से डिले हो गया है। यहाँ पर 90 डेज का फेज अब 26 फरवरी 2026 को खत्म होगा और अप्रूवल अभी भी पेंडिंग है। सो इन सब न्यूज़ फ्लो के चलते ये स्टॉक आज काफ़ी फोकस में रह सकता है। यहाँ पर प्री मार्केट में स्टॉक्स में जो है 1.5% के आसपास की यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। दूसरे स्टॉक की बात करें तो यहाँ पे कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम आज काफ़ी फोकस में रह सकता है ऑर्डर विन के चलते, जहाँ पर कंपनी को जो है 411 करोड़ का ऑर्डर मिला है बनारस लोकोमोटिव वर्क वाराणसी से, जिसके चलते ये भी फोकस में रह सकता है। रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो ये स्टॉक आज फिर से फोकस में रह सकता है। यहाँ पर कंपनी को करीब 17 करोड़ का यहाँ पे ऑर्डर मिला है, पीएमसी कॉन्ट्रैक्ट मिला है जो कि लखनऊ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से मिला है, जिसके चलते ये भी फोकस में रह सकता है। BHL की बात करें तो यहाँ पर कल BHL में काफ़ी यहाँ पे 5 से 6% के आसपास की गिरावट देखने को मिली थी। यहाँ पर गवर्नमेंट जो अपना 5% का स्टेक जो है ऑफलोड करने वाला है OFS के जरिए 2% का ग्रीन शो ऑप्शन के साथ। यहाँ पर कल जो OFS का जो सब्सक्रिप्शन का कल डे 1 था और डे 1 में जो OFS है ओवर सब्सक्राइब हुआ है 2.3 टाइम्स, जिसके चलते ये स्टॉक आज फिर से फोकस में रह सकता है। लेंसकार्ट फोकस में रह सकता है स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर के चलते। यहाँ पर इस क्वार्टर में रेवेन्यू जो है उसमें करीब 10% की यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है और ये ग्रोथ जो है वॉल्यूम एक्सपांशन और न्यू कस्टमर एडिशन के चलते यहाँ पर रेवेन्यू में काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे उछाल देखने को मिला इस क्वार्टर में। वहीं अगर बात करें प्रॉफिट की तो प्रॉफिट जो है 102 करोड़ से बढ़कर जो है 131 करोड़ पर देखने को मिला है और ब्रोकरेजेस में यहाँ पे पॉजिटिव हो गए। यहाँ पर कुछ ने अपना टारगेट प्राइस जो है रेस किया और कुछ ने स्टॉक को अपग्रेड किया है। सो इसके चलते लेंसकार्ट आज काफ़ी फोकस में रह सकता है। LG इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो यहाँ पर रिसेंटली लिस्टेड यहाँ पर LG इलेक्ट्रॉनिक्स भी आज फोकस में रह सकता है वीक सेट ऑफ नंबर के चलते। यहाँ पर रेवेन्यू में जो है 6.5% की यहाँ पे डी ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और एबिटा की बात करें तो एबिटा जो है 340 करोड़ से घटकर जो है 196 करोड़ पर देखने को मिला और मार्जिन में भी यहाँ पे प्रेशर देखने को मिला। यहाँ पे मार्जिन 7.7% से घटकर जो है 4.8% पर देखने को मिला है। सो वीक सेट ऑफ नंबर के चलते ये स्टॉक भी आज फोकस में रह सकता है। मैक्स फाइनेंशियल की बात करें तो यहाँ पे मैक्स फाइनेंशियल भी आज फोकस में रह सकता है स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर के चलते, जहाँ पर जो प्रॉफिट है इस क्वार्टर जो AP है उसमें 30% की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है 2734 करोड़ पर। सीगल इंडिया फोकस में रह सकता है ओवर ऑर्डर विन के चलते, जहाँ पर सीगल इंफ्रा जो कि होल्डी ओन सब्सिडियरी है सीगल इंडिया की, उसको 2160 करोड़ का जो है हैम रोड प्रोजेक्ट मिला है और NHAI से, जिसके चलते ये भी फोकस में रह सकता है। आखिर में बात करेंगे यहाँ पे अशोक लीलैंड फोकस में रह सकता है। यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली ने स्टॉक को डाउनग्रेड किया इक्वल वेट पर, जो उनका पहला रेटिंग था ओवरवेट और टारगेट प्राइस जो है 227 पर रखा है, जो उनका अर्लियर टारगेट प्राइस था 160। सो इसके चलते ये भी फोकस में रह सकता है। ठीक है रविंदर, बहुत शुक्रिया ये सारे के सारे स्टॉक्स बताने के लिए कहाँ पर आज फोकस रहेगा। और आप देखिए मतलब जो भी एक्शन है प्री ओपन में आपको साफ साफ वो दिख भी रहा होगा, तो आपको आसानी हो जाती है अपने ट्रेड को आइडेंटिफाई करने में। लेकिन जो नतीजे आज के सत्र में आने वाले हैं कुछ उनकी चर्चा कर लेते हैं, फटाफट एक शेयर पर व्यू ले लेते हैं। मुथूट फाइनेंस अपने नतीजे जारी करेगी। राय आपसे अंशु जी लेना चाहेंगे मुथूट फाइनेंस को लेकर, क्योंकि अब ना शेयर पिछले साल तो गजब के दौड़ रही सोने चांदी के चलते, अब इस साल थोड़ा वोलेटाइल होता हुआ नजर आ रहा है मुथूट फाइनेंस। राय आपकी शेयर को लेकर? सर मुथूट फाइनेंस ऑलरेडी 5 अपडेट्स हो चुके हैं और प्रीवियस करेक्शन का 75% रिट्रेसमेंट भी हो चुका है। 4000 मेजर रेजिस्टेंस प्रूव होगा, इसके लिए रैली वहां तक मिल जाएगी, बट 4000 के ऊपर टिकेगा नहीं, ये वहां पहुंचने पे पता चलेगा, क्योंकि जो लास्ट सेल ऑफ आया था 29 जनवरी से लेके 2 फरवरी तक अच्छे वॉल्यूम से सेल ऑफ था, तो 4000 मेजर रेजिस्टेंस प्रूव होगा, वहां पे हम रिव्यू करेंगे, वहां तक तो आराम से पहुंचता हुआ दिख रहा है। ऑलराइट, तो चलिए मुथूट फाइनेंस यहाँ पर एक पॉजिटिव नज़रिया ज़रूर है, बट इसी के साथ आप देख सकते हैं कि प्री ओपन में थोड़े बहुत आप जो रेट्स फिलहाल सेटल हो रहे हैं, यहाँ पर इन्फोसिस, टेक एम, विप्रो, यही तमाम काउंटर्स हैं जो कि गिरावट का शिकार होंगे, तो IT पर नज़र ज़रूर रहेगी। बट एक बार क्विकली अगर रत्नेश जी आप एटर्नल पर भी अपनी राय दे दीजिए, क्योंकि
आज कुछ खबरें ये भी बता रही हैं कि फ्लिपकार्ट जो है वो फूड डिलीवरी के लिए प्लान कर रही है। कहीं ना कहीं इम्पैक्ट ज़रूर हो सकता है। बहुत क्विकली एक बार लेवल्स पर अपना व्यू दीजिए। इटरनल देखे तो 288 285 भी काफी अच्छा सपोर्ट लेवल रहेगा। यहाँ इसके नीचे अगर जाता थोड़ी सी कमजोरी पड़ेगी जो 280 तक लेके जाएगी, तो वो लेवल वॉच करने के लिए रहेगा। ऊपर में मुझे लगता है 310 315 के ऊपर निकलेगा तो ही नई तेजी यहाँ पे करना चाहिए। ऑलराइट, तो 280 ये रत्नेश जी ने बोला कि यहाँ पर एक बहुत अच्छा सपोर्ट है और 310 के ऊपर जाए तो एक अच्छी तेज़ी जो है आप इसमें देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी एक रेंज में फंसा हुआ है इटर्नल को। दोनों ही साइड्स में एक बार आने दीजिए और देखते हैं कि किस तरीके से स्टॉक आगे मूव करता है। बट जी हाँ, FIS का इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है और हमने पिछले एक महीने में देखा कि अच्छे मूव्स इटर्नल ने ज़रूर दिखाए हैं। बट मार्केट की बस ओपनिंग होने ही वाली है। गिफ्ट निफ्टी से थोड़ी सी नेगेटिव शुरुआत के संकेत हैं। निफ्टी बैंक में देखते हैं कि SBI से रिलेटेड अन्य और कौन से काउंटर्स हैं जिनमें आज एक्साइटमेंट दिखता है, और एक्साइटमेंट दिखता भी है या नहीं, क्योंकि हाल फिलहाल जो कि प्राइवेट बैंक्स थे उनमें जो है कुछ बहुत ज़्यादा एक्शन और मोमेंटम जो है हमने नहीं देखा है। साथ ही साथ IT किस तरीके से जो है आपको सपोर्ट करेगा या फिर निराश करेगा, ये देखना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलिए, मार्केट्स की हो गई है शुरुआत और 70 अंकों की कमजोरी के साथ निफ्टी 50 ने की है शुरुआत और निफ्टी बैंक भी फिलहाल लाल निशान में फिसलता हुआ। कौन से काउंटर्स हैं जो कि अभी हरे निशान में अपने आप को होल्ड कर रहे हैं? उनमें लीड करता आ रहा है ONGC। कच्चे तेल में हमने कल भी 1% तक की तेजी देखी थी। ONGC उसका बेनिफिशियरी जरूर है। आपको 1% का उछाल इस काउंटर में दिखेगा। आयशा मोटर्स, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक के कुछ और काउंटर्स हैं जो कि डिसेंट मूव दिखा रहे हैं। बट कहां पर गिरावट सबसे ज्यादा हावी है वो है इन्फोसिस, HCL टेक, विप्रो, टेक एम और साथ ही TCS। ये तमाम काउंटर्स हैं जो कि निफ्टी के टॉप लूजर्स बन चुके हैं। निफ्टी में टॉप 5 कंपनीज जो कि आज गिरावट का शिकार हो रही हैं वो है IT काउंटर्स, जिनमें गिरावट 1.5 से 3.5% तक की है। इटर्नल की हमने बात की थी, वहां पर भी जो है हम देख सकते हैं कि कमजोरी है और कमजोरी अब थोड़ी सी गहराती हुई, लगभग 0.25% की गिरावट जो है हम इटर्नल के काउंटर में देखेंगे। साथ ही साथ इंटरग्लोब एविएशन ये थोड़ा सा कमजोर है और हिंडाल्को, नोवोलिस के बाद यहाँ पर 1% की गिरावट आप इस काउंटर में देखेंगे। बढ़ने वाले शेयर्स में FNO साइड अगर देखें तो बॉश ये 2.5% की तेजी दिखा रहा है। ऑयल इंडिया नतीजों और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के बाद 1% मजबूत है और ट्रेंड में भी 1% की तेजी आप फिलहाल देख सकते हैं। मैक्स फाइनेंशियल्स नतीजों के बाद यहाँ पर 1% की तेजी। कुछ पाइप कंपनीज, एस्ट्रल जैसी कंपनीज अपना मोमेंटम कंटिन्यू करते हुए 1% का उछाल फिलहाल आपको एस्ट्रल दिखाएगा। चलिए अब क्विकली एक बार ब्रॉडर मार्केट्स पर भी नजर डाल लेते हैं कि वहां पर हमें फिलहाल किस तरीके का एक्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि मार्केट की ब्रेथ अभी जो है गिरने वाले शेयर्स की जो संख्या है वो आपको ज़्यादा दिखेगी बजाय इसके जो बढ़ने वाले काउंटर्स हैं। इसमें GE पावर लगभग 18% की बढ़त इस काउंटर में। गरवारे टेक्निकल्स के नंबर्स आए थे, बेहतरीन नंबर्स थे, 6% का उछाल यहाँ पे। SGVN के कल क्लोजिंग ट्रेड्स के दौरान नंबर्स आए थे, मोमेंटम कैचअप होता हुआ 4% की तेजी। एलगी इक्विपमेंट्स नंबर ठीक ठाक थे, 2% का उछाल यहाँ पे और किर्लोस्कर ऑयल में भी आप ऐसा सिमिलर मूव्स ही देखेंगे। ब्रॉडर मार्केट से गिरने वाले शेयर्स में एस्ट्राजेनेका एक अर्निंग्स रिएक्शन, अमारा राजा काफ़ी खराब नंबर्स, इसकी हमने चर्चा की भी थी, वो भी 4% कमज़ोर और साथ ही साथ IT पर दबाव जो है आप काफ़ी देख सकते हैं। डिवीज लैब नतीजे और कॉनकॉल के बाद खास तौर से जो है कॉन्फिडेंस हटता हुआ लगभग 2.5% की गिरावट आप डिवीज लैब के काउंटर में फिलहाल आप देख सकते हैं। तो ऑल इन ऑल मार्केट की एक डिसेंट शुरुआत। अभी फिलहाल आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 जो है वो ज़्यादा गिरावट का शिकार हो रहा है, क्योंकि अब गिरावट बढ़कर 100 अंकों की हो गई है। डे लो पे फिलहाल निफ्टी 50 आता हुआ और 25,900 के लेवल को इसने तोड़ दिया है। वहीं निफ्टी बैंक थोड़ा संभलने की कोशिश में फिलहाल सपाट ट्रेड कर रहा है। निफ्टी बैंक की बात करें तो पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपने एक्सपर्ट से शुरू करते हैं उनके ओपनिंग ट्रेड्स लेना। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं अंशुल जी से। अंशुल जी बताइए, ओपन होते के साथ कहां कहां ट्रेड्स आप सजेस्ट करेंगे? सर पहले 2 अपडेट दे दूं। 37,000 डॉट लेवल से अपन डिस्कस करते आ रहे हैं।
34,700 पहला टारगेट रहेगा। आज उसके नीचे गैप डाउन खुल के 34,000 आ गया है। सेकेंड टारगेट 33,432 इनसाइट है। और जैसे ही ये मिलता है लार्ज कैप स्टॉक्स में अगर बुलिश एविडेंस मिलता है तो बाइंग स्टार्ट करना चाहिए। दूसरा कल का BTST था हिंद कॉपर 605 रुपए पे 614.90 यानी 615 10 रुपए मिल रहा है। इसमें प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। और जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको बैंक निफ्टी में बढ़िया ट्रेड ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ट्रेड अबाउट टू हैपन वाली स्थिति है। जैसे ही 60,800 निकलेगा बैंक निफ्टी में तेजी आएगी। ओपनिंग ट्रेड एक्सिस बैंक करना चाहिए। 1355 पे एक्सिस बैंक बाई करना चाहिए। आजकल वो 1347 है तो 1340 का स्टॉप लॉस ले लीजिए और 1385 का टारगेट लगा लेना चाहिए। एक्सिस बैंक पे ध्यान रखिए और साथ में बैंकिंग काउंटर्स पे ध्यान रखिए। 60,800 निकलने के बाद बैंक निफ्टी में अच्छी तेजी डेवलप होने वाली है। तो 1385 के टारगेट के साथ आपको एक्सिस बैंक में खरीदारी की सलाह अंशुल जी की तरफ से। 1340 का आपको रखना है स्टॉप लॉस। ये थोड़ी देर में आपकी स्क्रीन पर लिखे लिखाए आ जाएंगे, आप नोट कर सकेंगे वहां पे। चलिए रत्नेश जी के पास चलते हैं। रत्नेश जी, आपके क्या ट्रेड आइडियाज हैं अभी के लिए? बिल्कुल जी, हम भी बैंक की तरफ जाएंगे। इसको बैंक में थोड़ा सा सपोर्ट मिल रहा है, तो आईसीआईसीआई बैंक जो हमने सुबह चर्चा करी तो इसके ऊपर अभी ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दे रहा है। सपोर्ट पे है काफी अच्छे 1401,402 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ऊपर में 1440 1445 के टारगेट आते हुए देख सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर ये राय, दोनों प्राइवेट बैंकों के ऊपर अभी तक राय आई है, एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। कल जैसे लगता कल ऑटो और ऑटो एंसिलरी के ऊपर लगातार आ रही थी राय, आज लग रहा है बैंकों के ऊपर लगातार आती रहेगी राय। चलिए आगे बढ़ते हैं, रचित जी के पास चलते हैं। उन्होंने क्या आइडेंटिफाई किया मार्केट ओपन होने के साथ? रचित जी बताइए। विकास जी, वैसे तो लग रहा है बहुत डर क्योंकि BSE की आज एक्सपायरी भी है और जिस तरीके से IT बिहेव कर रहा है। बट रत्नेश भाई और अंशुल भाई ने दिया बैंक, हम लेकर आ गए हैं जो बैंक्स को देता है रेटिंग्स। केयर रेटिंग पे फोकस कर सकते हैं। अच्छा लग रहा है इन लेवल्स पे और 1638 लेवल्स पे अभी चल रहा है। आप यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं। जिस तरीके से अभी ये पूरा मूवमेंट कर रहा है, एक स्टॉप लॉस आपके लिए होगा इंपॉर्टेंट। 1588 का स्टॉप लॉस होगा और पहला टारगेट अगर हम कहीं सर्च करें 1680 1680 और उसके ऊपर मेंटेन करने के बाद कंफर्टेबली आपको 1760 तक के मूवमेंट करता हुआ दिखा सकता है। ये पोजीशन एक फोर्टनाइट के लिए आपको लेके रखनी होगी। स्टॉप लॉस क्या सजेस्ट किया आपने केयर रेटिंग्स के ऊपर? 1588। तो 1588 का आपको टारगेट रखना है। 1680 पहला टारगेट आपका होगा, सॉरी 1588 का स्टॉप लॉस आपको रखना है और 1680 पहला टारगेट और 1580 1680 1760 दो टारगेट आपकी स्क्रीन पर लिख के आ गए हैं। 1588 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। रचित जी की राय केयर रेटिंग्स के ऊपर। चलिए कुणाल जी बचे हुए हैं, कुणाल जी से पूछते हैं कि उनके क्या आइडियाज हैं मार्केट ओपन होने के साथ। उसके बाद गौरव शर्मा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन पहले कुणाल जी से एक बार उनके ट्रेडिंग आइडियाज ले लेते हैं। कुणाल जी बताइए। ट्रेडिंग आइडिया देने से पहले सर एक दो अपडेट दे देते हैं। 9 तारीख को हमने फिन केबल दिया था 795 830 के टारगेट के हिसाब से। दोनों टारगेट यहाँ पे अचीव हो चुके हैं। यूबीएल का तो हमने ऑलरेडी बात की थी, 1625 का हमारा अल्टीमेट टारगेट है। ऊपरी लेवल पे 1657 का हाई माना, तो दोनों टारगेट यहाँ पे यूबीएल में भी हमारा अचीव हो चुके हैं। नाउ नए कॉल की बात करें तो नए कॉल में फिलहाल आइसर मोटर है 7828 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अनचार्टेड टेरिटरी में है, एक अच्छी खासी मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं और भी अच्छी खासी रैली का एक्सपेक्टेशन आइसर मोटर में हमें रखना चाहिए। खरीदारी करके चले, 7700 का एक एसएल मेंटेन करके चलने की सलाह रहेगी। टारगेट की बात करें तो जिस हिसाब से स्टॉक यहाँ पे ट्रेड कर रहा है आइसा मोटर में, सबसे पहला टारगेट जो है वो 7925 का होगा जो हमें देखने को मिल सकता है। 7925 जैसे ही ब्रेक होगा 8090 तक के भी टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। एंड एक लास्ट अपडेट देते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर भी हमने दिया था 2455 के टारगेट के लिए। पहला टारगेट यहाँ पे हमें अचीव होते हुए देखने को मिल रहा है। और आइशर मोटर के ऊपर, आइशर मोटर का स्टॉप लॉस आपने क्या दिया कुणाल जी? आइशर मोटर का स्टॉप लॉस 7700। 7700 ठीक है, तो 7700 यानी 7700 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। 7925 और 8090 दो टारगेट्स आपको रखने हैं आइशर मोटर के ऊपर। कुणाल जी की ये राय है। चलिए अब हमारे शो में एक और नए मेहमान शामिल हो गए हैं। गौरव शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं ग्लोब कैपिटल से। गौरव जी गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। पहले शुरुआत करते हैं आपके ट्रेडिंग आइडियाज के साथ ही, क्योंकि मार्केट ओपन हो गया और व्यूअर्स चाह रहे होंगे कि आइडियाज ज्यादा से ज्यादा मिले। गौरव जी बताइए। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। पहला स्टॉक जो मैं लेकर आया हूं दैट इज नारायण हृदयालय।
हॉस्पिटल स्टॉक्स कहीं ना कहीं बैलेंस आउट कर रहे हैं सिचुएशन को, रिजल्ट्स भी ठीक ठाक आ रहे हैं और उनके एक्सपेक्टेड भी हैं बेटर रिजल्ट्स, इन्होंने अभी पोस्ट नहीं किए हैं। 1854 के अराउंड ये स्टॉक करंटली ट्रेड कर रहा है, बाय कर सकते हैं इस पे। स्टॉप लॉस इज प्लेस नियर बाय 1810 पे लगाएं एंड 1950 तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं स्टॉक में। दूसरा जो स्टॉक आज मैंने चुना है वो भी कहीं ना कहीं हेल्थ केयर से जुड़ा हुआ है, फार्मा स्पेस से ग्लेनमार्क। 2010 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। कल के दिन में एक अच्छा स्टेलर अपमूव देखने को मिला था, वॉल्यूम बैक अपमूव था। मैं उम्मीद कर रहा हूँ पिछले कुछ दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट इस स्टॉक के अंदर जल्दी देखने को मिलेगा। थोड़ा सा प्रीएम्प्ट कर रहे हैं इधर, 1980 का स्टॉप लॉस लें और 2085 तक के हम आने वाले 1 से 2 दिनों में टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक। तो 2 स्टॉक्स आपको दे दिए गए हैं गौरव शर्मा जी की तरफ से, आप नोट कर लीजिए। नारायण हृदयालय आपको 1810 का आपको रखना है स्टॉप लॉस, और आपको टारगेट जो रखना है वो रखना है 1950 रुपए का। और उसके अलावा जो दूसरा स्टॉक है वो है ग्लेनमार्क फार्मा का, जिसमें आपको स्टॉप लॉस रखना है 1980 का। 2085 के टारगेट के लिए आपको ये ट्रेड लेनी है। 2 राय आपको दे दी गई है। चलिए अब एक काम करते हैं, कुछ शेयरों पर राय लेते हैं जरा, क्योंकि ट्रेडिंग आइडियाज हो चुके हैं, आप अपने ट्रेडिंग कॉल्स ले रहे होंगे, अपने ट्रेड्स ले रहे होंगे। एक शेयर जो है वो कर्नेक्स माइक्रो का, जिस पर एक तो खबर आई थी पॉजिटिव कि उन्हें एक ऑर्डर मिला है बड़ा बनारस में, और दूसरा हमारे रचित खंडेलवाल जी ने उस पर सलाह भी दी थी। और रचित जी अभी है नहीं फिलहाल, लेकिन 3% के आसपास की तेजी इस शेयर में आ चुकी है। जैसे ही रचित जी जुड़ते हैं उनसे हम इस पर एक सलाह लेंगे। लेकिन आप देखिए जो तमाम आज आने वाले नतीजे हैं उनके ऊपर एक्शन देखने को मिल रहा है। HUL जो है वो आज अभी आधे % की तेजी दिखा रहा है। एक राय गौरव जी से लेते हैं HUL के ऊपर, क्या करना चाहिए नतीजों के पहले, क्या कुछ ट्रेड बनता है क्या? गौरव जी जरा बताइए एक बार देखकर इसको। देखिए थोड़ी सी रेजिलियंस जरूर शो कर रहा है, ये स्टॉक टिका हुआ है अभी, पौना % का गेन पोस्ट कर रहा है, बट मैं अभी वेट करूंगा इसके अंदर। अगर ये 2490 2500 के अराउंड निकलता है तभी इसके अंदर एंट्री लेनी चाहिए, अदरवाइज ये फिर से फंस जाएगा। सो आई थिंक थोड़ा और मूव आने दीजिए, मोमेंटम डेवलप होगा उसके बाद ही ट्रेड लेना चाहिए इसके अंदर। ठीक है, ठीक है, ये राय होगी आपके लिए HUL पर। आज पूरा का पूरा मतलब 4 दिन की तेजी जो बाजार में हुई थी और 100 अंकों से ज़्यादा की गिरावट निफ्टी में हो रही है। और जो विलन सेक्टर है वो है IT का। इन्फोसिस, HCL टेक, TCS, टेक महिंद्रा, विप्रो, ये निफ्टी के टॉप 5 लूजर्स में ये सारे के सारे शेयर शामिल हैं। और आप कंट्रीब्यूशन देख सकते हैं, इन्फोसिस से जो नेगेटिव कंट्रीब्यूशन है 50 अंकों का, TCS से 23 अंकों का, HCL टेक से 12 अंकों का। और इन्फोसिस से गिरावट, मतलब गिरावट आपको इसलिए भी ज्यादा दिखेगी क्योंकि वेटेज जो है इन्फोसिस का निफ्टी में दैट इज अराउंड 4.5% के आसपास का। तो ये वजह है। ICICI बैंक, एक्सिस बैंक थोड़ा सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं। भारतीय एयरटेल में भी आज थोड़ी सी बाइंग देख रहे हैं, 0.25% के आसपास की तेजी यहां पर है। ICICI बैंक है इस वक्त निफ्टी का टॉप गेनर, करीब 1% के आसपास की गेन्स हैं। लेकिन अगर आप दूसरी साइड में देखेंगे तो ICICI बैंक के साथ से जिसको हम कंपेयर करते हैं HDFC बैंक, हमने देखा था कि बजट के बाद थोड़ी बाइंग आई थी, लेकिन धीरे धीरे करके अब ये शेयर फिर से स्लाइड कर रहा है ये, और लगातार 5 या 6 सत्र की गिरावट हो गई है। 950 तक के ऊपर जाने के बाद अब फिर से शेयर 925 रुपए के आसपास का है। तो इस पर जरा राय ले लेते हैं। अंशुल जी, HDFC बैंक क्या आपको लगता है कि और स्लिप होगा यहां से नीचे? सर नॉट अ ट्रेडिंग बेट, इन्वेस्टमेंट बेट है। लार्ज कैप स्टॉक्स जब भी बॉक्स लो पे आते हैं आपको एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करना चाहिए था, मतलब करना चाहिए। 915 के आसपास गैप फिल करके वापस से हायर लो बनाने की कोशिश है। तो यहाँ पे जिसको भी इन्वेस्टमेंट करना है यहाँ से धीरे धीरे एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर देना चाहिए 900 रुपए तक। ये स्टॉक वापस धीरे धीरे करके अपना ऑल टाइम हाई 1016 टेस्ट करेगा और उसके ऊपर निकलेगा। तो इन्वेस्टमेंट बेट है, एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करना चाहिए। ट्रेडिंग के लिए आज से भी इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक और SBI में मोमेंटम है, ट्रेडिंग वहां करना चाहिए। लेकिन इन्वेस्टमेंट परफेक्ट रेट है जहां पे आपका एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपका निवेश का नजरिया है, आप लंबी अवधि के बारे में अगर सोचते हैं तो फिर एक्यूमुलेशन वाले जोन में ये शेयर है आपके लिए। 1016 रुपए का टारगेट, 900 रुपए का स्टॉप लॉस अंशुल जी की तरफ से। एक शेयर जहां पर मोमेंटम थोड़ा सा बिल्ड होता लग रहा है, थोड़ा सा मैं लेट हो गया हूं बट फिर भी मुझे लगता है कि मौके से बन जाएंगे, वो है हीरो मोटो। 0.25% शेयर अभी ऊपर चला गया है। कुणाल जी, राय आपकी हीरो मोटो को लेकर? 5780 के अराउंड ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। जो व्यू हीरो मोटोकॉर्प में बन रहा है वो फिलहाल पॉजिटिव साइड का ही है। आली चार्ट पे तो बहुत ही बढ़िया मोमेंटम हीरो मोटोकॉर्प में देखने को मिल रही है। लेकिन अगर मैं
डेली चार्ट की भी बात करो तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें ब्रेकआउट आता हुआ देखने को मिल रहा है। डेफिनेटली जो यहाँ से व्यू बन रहा है पॉजिटिव साइड का है, खरीदारी करके चलिए। 5,780 के अराउंड है। एसएल थोड़ा बड़ा आएगा लेकिन यही एसएल रखना पड़ेगा 5,550 का। 5,780 के अराउंड है। टारगेट की बात करें तो जो ब्रेकआउट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, अकॉर्डिंग टू ब्रेकआउट सबसे पहला टारगेट 5,955 का होगा, 5,955 एंड 5,955 जैसे ही क्रॉस करेगा ये आपको 6,240 तक के भी लेवल दिखा सकता है। सो व्यू डेफिनेटली हीरो मोटोकॉर्प को लेके फिलहाल पॉजिटिव साइड का है। पॉजिटिव व्यू फिलहाल हीरो मोटोकॉर्प पे। और देखिए कल जब हम इतने तमाम ऑटो काउंटर्स की चर्चा कर रहे थे तो मुझे ऐसा लगा भी कि हीरो मोटोकॉर्प थोड़ा लेफ्ट आउट फील कर रहा होगा, क्योंकि टीवीएस, बजाज, इन सभी पर कॉल्स थी। आयशा मोटर स्टार परफॉर्मर था, पर आज हीरो मोटोकॉर्प एक बेहतरीन मूव दिखाता हुआ, वो भी ऐसे बाजार में। बट एक और काउंटर जो कि एक बढ़िया आउट परफॉर्मर रहा है वो है मैक्स फाइनेंशियल्स। आप देखिए मैक्स फाइनेंशियल की जो पूरी डील अनाउंस हुई थी फरवरी महीने के लोस से अगर हम देखें तो ऑलरेडी यहाँ पर 200 रुपए की जो है एक अच्छी तेज़ी आ चुकी है। उससे पहले भी हमने एक अच्छा मूव देखा है मैक्स फाइनेंशियल में और अब नतीजे भी सपोर्टिव हैं। एक बार गौरव, आपकी राय, किस तरीके से आप मैक्स फाइनेंशियल्स को अभी भी देख रहे हैं चार्ट्स पे? स्टॉक फिलहाल डे हाई के आसपास है और कितनी तेजी देख सकते हैं? हाय सृष्टि, मॉर्निंग। सृष्टि, ओवरऑल हमने एक अपना बुलिश स्टांस मेंटेन किया हुआ है ओवरऑल एनबीएफसी स्पेस पे, एंड मैक्स फाइनेंशियल इज नो डिफरेंट। बहुत शानदार एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, हमें उम्मीद है यहाँ से कंटिन्यू करेगा और आई थिंक एक आध महीने में ही हमें 2000 का आंकड़ा स्टॉक के अंदर देखने में मिल जाना चाहिए। कंजेशन रेंज का ब्रेकआउट आ रहा है, बहुत स्विफ्टली ये 2000 की तरफ आगे बढ़ेगा। जिनके पास है पोजीशन होल्ड करनी चाहिए, इवन फ्रेश बाइंग के लिए भी इन लेवल्स पे कंसिडर कर सकते हैं। कीपिंग ए क्लोजिंग स्टॉप एट 1680। 1680 यहाँ पर जो है आप एक अपना स्टॉप लॉस बनाइए और अभी भी पॉजिटिव नज़रिया फिलहाल मैक्स फाइनेंशियल्स पे। बट इसी के साथ साथ आप अगर देखें तो ब्रॉडर मार्केट स्पेस से कई सारे काउंटर्स हैं जिनमें एक अच्छा मूव है। जी पावर लगभग 20% की तेज़ी अब ये काउंटर दिखा रहा है और एक और काउंटर है शिपिंग कॉरपोरेशन। ये काउंटर में भी एक अच्छे मूव्स थे और हमने देखा भी है कि शिपिंग इंडस्ट्री के लिए किस तरीके के नए रिफॉर्म्स पर सरकार जो है वो फोकस कर रही है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, रिपेयर साइड हो या फिर उन लोगों को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना और उनके फाइनेंशियल क्रेडिट के पूरे सिस्टम को और बेहतर बनाना हो। SCI कुनाल, यहाँ पर कोई नज़रिया? 2.5% की तेज़ी ऑलरेडी ये काउंटर दिखा रहा है। SCI स्टॉक में देखने जाए तो एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें ऑलरेडी देखने को मिली है। पिछले एक हफ्ते में देखने जाए तो 222 वाला स्टॉक आज 273 275 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। थोड़ा सा वेटिंग वॉच करके चलने की सलाह रहेगी क्योंकि 24 अक्टूबर 2025 को स्टॉक ने 277 के अराउंड का हाई बनाया और वहीं से एक अच्छा खासा करेक्शन भी हमें देखने को मिला। व्यू थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड करके चलने का ही है। 278 के ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन होता है तो और भी अच्छी खासी रैली का एक्सपेक्टेशन हम इस स्टॉक में रख सकते हैं। ओवरऑल व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव साइड का, लेकिन नई खरीदी अगर करनी है तो 278 के बाद ही हम यहाँ पे करके चलेंगे। बिल्कुल, नई खरीदारी 278 के बाद ही करेंगे। 272 पे चल रहा है अभी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये सलाह कुणाल जी की तरफ से। चलिए, एक स्टॉक जिस पर लगातार चर्चा होती है और हमारे व्यूअर्स तमाम सवाल पूछते हैं उसके ऊपर, वोडाफोन आइडिया का। आज देखिए स्टॉक में जो है वो गिरावट देखने को मिल रही है और गिरावट के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो है JP मॉर्गन की तरफ से जो रिपोर्ट आई उसमें उन्होंने अंडरवेट रेटिंग दी है उन्होंने, और जो न्यूट्रल था पहले से रेटिंग उसको अंडरवेट किया है उन्होंने, और टारगेट जो है वो 9 रुपए का दिया है। अभी 11.5 रुपए पे है शेयर। आप देखिए 3.5% के आसपास की गिरावट आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। इस पर वैसे तो नेगेटिव रुख है अंशुल जी का, टारगेट भी उन्होंने जो है वो नहीं, टारगेट उन्होंने दिए नहीं लेकिन नेगेटिव रुख जरूर बताया है उन्होंने। तो अंशुल जी से एक बार पूछते हैं कि क्या 9 रुपए के टारगेट नीचे जा रहे हैं और किसी के पास हो तो क्या करनी चाहिए? अंशुल जी बताइए जरा। सर देखिए, रेंज में चल रहा है स्टॉक 10.47 और 13.20 इतनी देर में अगर बाउंस बैक आना था तो 13.2 आ जाना चाहिए था। सब तरह की पॉजिटिव न्यूज निकल गई लेकिन नहीं चल पा रहा है स्टॉक। फिलहाल राइजिंग 1020 मूविंग एवरेज पे है और जैसे ही 11.2 के नीचे सस्टेन करेगा 10.47 का इनिशियल टारगेट खुलेगा और 10.47 के बाद स्ट्रक्चर में ब्रेकडाउन आ जाएगा। तो जब तक 10.47 होल्ड है, माइनर पॉजिटिव व्यू रख सकते हैं बट बाई की कोई तरह की सलाह नहीं है। मैं 11.2 के नीचे सेलिंग में ज्यादा इंटरेस्टेड रहूंगा 10.47 के लिए, और 10.47 टूटता है तो फिर मैं 8.76 तक के लिए नेक्स्ट राउंड ऑफ सेलिंग देखूंगा। तो बाइंग का तो कहीं से
से कोई व्यू नहीं है, व्यू नेगेटिव ही रहेगा। 11.2 के नीचे क्लियर कट ब्रेकडाउन बन जाएगा। बिल्कुल, तो सारे आपको लेवल्स मिल गए। 11.2 के नीचे जाए तो ब्रेकडाउन है, 10.47 तक वहां से चला जाएगा। 10.47 टूटा तो 8.76 यानी 9 रुपए के भी नीचे के टारगेट आ सकते हैं अगर ये लेवल्स तोड़ता है 10.47 के। तो ये सलाह आपको वोडाफोन आइडिया के ऊपर दी गई है। चलिए, एक स्टॉक जहां पे अच्छा एक्शन, पॉजिटिव एक्शन देखने को मिल रहा है वो है SGVN का। कल नतीजे आए थे और नतीजे मजबूत रहे थे। अगर देखेंगे इस वक्त जो है वो शेयर 4%, 4.5% के आसपास की तेजी SGVN का दिखा रहा है, 4.5% की मजबूती दिखा रहा है। वॉल्यूम भी अच्छा खासा है, 2 करोड़ का है। एक काम करते हैं, इस पर एक राय लेते हैं गौरव जी से। गौरव, जरा एक बार चेक कीजिए इसको, SJVN को। कल जो है वो नतीजे अच्छे आए थे और आज अच्छी खासी मजबूती दिख रही है। क्या यहाँ पे और अपसाइड्स दिख रहे हैं, एंट्री करनी चाहिए? ये SJVN एक लंबे समय से अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है। ये गवर्नमेंट नवरत्न कंपनी है इन द बिजनेस ऑफ पावर जनरेशन। डिस्पाइट दैट परफॉर्मेंस नहीं निकल कर आ रही है। रिजल्ट के आउटकम के तहत एक अपमूव जरूर देखने को मिल रहा है। यहाँ से एक्सटेंड होता भी लग रहा है कि ये 84, 86 तक एक्सटेंड हो जाएगा। तो आई थिंक एक 78 के स्टॉप के साथ एक बार इसको कंसिडर किया जा सकता है यहाँ से। और अगर 86 के ऊपर निकलता है तो एक अच्छा रिवर्सल बनाएगा एंड देयर आफ्टर 100 की पॉसिबिलिटी बनेगी इसके अंदर। ठीक है, SJVN को लेकर ये व्यू हो गया। थोड़ी देर में देखिए M&M के मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से आगे का आउटलुक कैसा दिखाई दे रहा है। और लेकिन बाजार में अगर आप देखेंगे तो जो नरमी है, मतलब वो दूर नहीं हो रही है। 111 अंकों की गिरावट निफ्टी में है। हालांकि निफ्टी बैंक की चाल आपको अलग इसलिए दिखाई देगी क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि ICICI बैंक और एक्सिस बैंक से सपोर्ट मिल रहा है और SBI भी शुरुआती हल्के से झटके के बाद SBI ने बड़ी शानदार वापसी की है और अब निफ्टी के टॉप 3 गेनर्स में SBI का शेयर भी आपको शामिल दिखाई देगा। तो नए हाइस की तरफ फिर से SBI, तो इसके चलते आपको ना चाल अलग दिखेगी। 1194 रुपए का नया हाई बना दिया है SBI ने। 1200 रुपए का लेवल बहुत ज्यादा दूर रह नहीं गया है। लेकिन एक शेयर पर जरा व्यू चाहिए आपसे अंशुल जी, वो है इटर्नल का। मामला वही है, 300 रुपए तक तो शेयर किसी तरह चला आता है और उसके बाद फिर दम निकल जाता है। आज लगातार दूसरे सत्र में गिरावट, और गिरावट 2-2.5% के आसपास की है। क्या इटर्नल में शॉर्ट के सौदे बन सकते हैं? अंशुल जी अनम्यूट कीजिए, बार बार आप म्यूट क्यों कर देते हैं? सो सॉरी सर। देखिए, राइजिंग 10, 20, 50 मूविंग एवरेज पे गैप डाउन ओपनिंग है और एक चीज अच्छी है कि वीकली पे स्विंग हाई फेल हुआ है। जो लेवल हमने बार बार डिस्कस किया था 305 रुपए का, शॉर्ट लेना है तो यहाँ पे शॉर्ट लेना चाहिए। स्टॉप लॉस आपका वही 305 रुपए का रहेगा जो स्विंग हाई फेलियर हुआ है। डाउन साइड में आपको पहला टारगेट मिलेगा 277 का, जहां पे गैप फिलिंग होगी वीकली पे, और अगर नहीं बचा 277 तो इस बार 256 भी तोड़ देगा। तो 277 का पहला टारगेट लीजिए, अगर वो निकलता है तो 256 का दूसरा टारगेट, 305 रुपए का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रखना चाहिए। बढ़िया है, कोई ज्यादा रिस्क नहीं है, नजदीक का ही स्टॉप लॉस है 305, जहां तक ये शेयर गया था रिसेंटली उसी का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। और 277 और 256 ये 2 टारगेट होंगे आपके लिए इटर्नल में। 294 रुपीज के प्राइसेस आप देखेंगे। हीरो मोटो पर नजर बना के रखिएगा। 2% की तेजी हीरो मोटो में हो गई है, थोड़ी सी तेजी और बड़ी है लोअर लेवल से। लेकिन स्ट्रेंथ आज हम ना BHEL के शेयर में देख रहे हैं। मतलब निवेशकों को लगा कि बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, भले ही सरकार ने डिस्काउंट पर OFS लाने का फैसला किया, बट जिनको लॉन्ग टर्म के लिए बाई करना है उनके लिए तो निश्चित तौर पर अपॉर्चुनिटी बन गई। आज 1-1.5% ऊपर रेफनो में आपको ये शेयर नजर आएगा। ये कैश के प्राइसेस 264 रुपीज आपको नजर आएंगे। लेकिन कुछ और स्टॉक्स पर जरा व्यू लेते हैं। राय एक अंशुल जी चाहिए आपसे ब्रिटानिया के शेयर पर। नतीजों के बाद हमने देखा कि ब्रिटानिया के शेयर में तेजी बनी और वो तेजी सस्टेन भी हो रही है। ब्रिटानिया में कोई क्या नया सौदा लेना है? बिल्कुल लेना चाहिए सर। FMCG में वीकनेस है लेकिन ब्रिटानिया में क्लियरली रिलेटिव स्ट्रेंथ है। 23 हफ्ते से एक रेंज बना रहा है। रेंज का बॉटम 5779 यहाँ से बाउंस बैक बना है, तो रेंज का टॉप 6336 आराम से टेस्ट हो सकता है। यहाँ से लॉन्ग ट्रेड अगर ले रहे हैं तो गैप का स्टॉप लॉस लेना चाहिए 5978 का, और टारगेट रहना चाहिए रेंज हाई 6336। तो वीक वाले सेक्टर में सबसे ज्यादा रिलेटिव स्ट्रेंथ और बॉक्स लो होल्ड होना ये अपने आप में दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन का इंटरेस्ट ब्रिटानिया में जरूर है। बॉक्स हाई 6336 तक का टारगेट आराम से मिलना चाहिए।
ठीक है, ब्रिटानिया को लेकर ये व्यू हो गया। आज जो एक्वाकल्चर रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं, फिशरीज रिलेटेड, श्रिम्प वाली, अवंती फीड और एपेक्स फ्रोजन, दोनों में हम देख रहे हैं कि बेहतरीन तेजी है। एपेक्स फ्रोजन तो हमारे सुबह एक्सपर्ट थे रचित खंडेलवाल, उन्होंने आपको सजेस्ट भी किया था, पर दिक्कत की बात ये होती है ना कि अब ये मतलब अच्छा ठीक है, अवंती फीड तो खैर अच्छा खुला, आज खुलने के बाद ये तेजी बनी है, लेकिन खुलने के साथ ही दोनों के दोनों शेयर टंग गए। मौके कहाँ पर है? अवंती फीड में हम देख रहे हैं कि लगातार 4-5 सत्र से तेजी इसमें हो रही है, और महीने भर की बात करें तो 60% के आसपास का उछाल अवंती फीड में आ गया है और 52 वीक हाई पर पहुंच गया है ये शेयर। गौरव जी, बाइंग नहीं करवानी है, प्रॉफिट टेकिंग करवा दें, एग्जिट हो ले एक बार? आई थिंक राइड अलोंग करना चाहिए। यहाँ से मूवमेंट जरूर तेज आया है, लेकिन मोमेंटम फेड होता बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। इट इज राइजिंग एंड कॉन्टिन्यूसली वॉल्यूम इंपैक्ट भी आ रहा है। अवंती फीड की अगर मैं बात करूं तो 1250 के स्टॉप के साथ होल्ड करना चाहिए, एंड फॉर एपेक्स स्टॉप लॉस रखना चाहिए 380 पे और होल्ड रखनी चाहिए पोजीशंस। तो होल्ड रखनी चाहिए पोजीशंस, ये सलाह है अवंती एपेक्स फ्रोजन अवंती फीड्स के ऊपर, ये सलाह आपको दे दी गई है। चलिए एक काम करते हैं, एपेक्स के टारगेट भी हिट हो गए हैं। रचित जी हमारे पास अभी है नहीं, जुड़े हुए नहीं है, फिलहाल जा चुके हैं, तो इसलिए ये देखिए आप टारगेट आपको दिख रही है, 388 का टारगेट उन्होंने दिया था और 409 के ऊपर जो है वो ये शेयर अभी जा चुका है। अच्छा, एक और शेयर उन्होंने दिया था रचित जी ने, मैं एक बार वो भी लेकर आता हूं आपकी स्क्रीन पर। रचित जी ने दिया था आपको केयर रेटिंग्स आप ले आइए स्क्रीन पर, और केयर रेटिंग्स में आप देखिए उन्होंने 1680 का टारगेट दिया था पहला, और 1680 1690 का इसने हाई बनाया है केयर रेटिंग्स ने, और ये देखिए आप ठीक ठाक तेजी यहां पे देखने को मिली। 1635 के आसपास इन्होंने रेकमेंड किया था केयर रेटिंग्स को। कर्नेक्स माइक्रो भी देखिए आप, कर्नेक्स माइक्रो भी जो है वो अच्छी खासी तेजी दिखा रहा है। तो तीनों स्टॉक्स रचित जी के आज अच्छे खासे तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं, मतलब आज परफॉर्मेंस जो है वो सुपर हिट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा एक शेयर पर फोकस करते हैं, अशोक लेलैंड पर। आज तेजी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों में काफी अच्छा खासा रनअप दिखा चुका है। आज जो है एक रिपोर्ट आई है, वो है मॉर्गन स्टैनली की तरफ से, रेटिंग घटाई है उन्होंने, इक्वल वेट रेटिंग अब दे दी है उन्होंने, हालांकि टारगेट जो है वो 220 से बढ़ा के 227 का कर दिया है। अभी 209 के आसपास ये शेयर है, 1.5-2% की तेजी है। क्या किया जाए इसके ऊपर, एक राय लेते हैं गौरव जी से। गौरव जी जरा एक बार चेक कीजिए अशोक लेलैंड के ऊपर क्या राय बनती है आपकी? अशोक लेलैंड पे हमारा बुलिश व्यू है, हम अपने क्लाइंट्स को भी रेकमेंड कर रहे हैं। तो पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, हमारे क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है इसमें। कंटिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट इसके अंदर चल रहा है। इस साल की अगर मैं बात करूं करंट कैलेंडर ईयर की, उसमें 17% का गेन सो फार आ ही चुका है इसके अंदर मात्र 1.5 महीने में, और अभी भी हम एक बुलिश व्यू रखते हैं। ट्रेडर्स प्लस इन्वेस्टर्स को होल्ड की सलाह रहेगी। और इन्वेस्टर्स को होल्ड की सलाह होगी, बुलिश व्यू है अशोक लेलैंड के ऊपर। एक और शेयर आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, सीगल इंडिया का। एक अच्छी खबर, पॉजिटिव खबर कंपनी को लेकर आई है। कंपनी को 2160 करोड़ का ऑर्डर मिला है NHAI से, और उसके बाद हालांकि स्टॉक में बहुत ज्यादा एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। सीगल इंडिया अगर आप अभी देखेंगे तो 0.5% के आसपास की तेजी शेयर में देखने को मिल रही है। एक राय अंशुल जी से लेते हैं कि क्या करना चाहिए, पॉजिटिव व्यू है क्या उनका? अंशुल जी जरा बताइए चेक करके एक बार। सर सीगल इंडिया में जैसा हमने डिस्कस किया था, 215 दिन का जो ब्रेकआउट था एट 283, स्लो एंड स्टडी अपने टारगेट की तरफ मूव कर रहा है। 320 रुपए जो पहला टारगेट रहेगा। दूसरा अपडेट रहेगा सर, अशोक लेलैंड कल क्लोजिंग में लॉन्ग की सलाह दी 211 के टारगेट के साथ, तो ऑलमोस्ट 211 रुपए आ गया है। 210 210.39 का हाई है, तो यहाँ पे एक बार चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और अवंती फीड, आपको याद होगा बजट के दिन हमने डिस्कस किया था कि 412 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट बना है स्टॉक में 900 रुपए में। पहला टारगेट 1300 और दूसरा टारगेट 1700 रहेगा, तो 1300 वाला टारगेट आया है। एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करके बाकी 50% क्वांटिटी 1700 के लिए होल्ड करना चाहिए। बिल्कुल, तो अवंती फीड्स के ऊपर 1300 का टारगेट पहला आ गया अंशुल जी का। आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लीजिए और जो 50% क्वांटिटी है उसको होल्ड कीजिए 1700 के बहुत बड़े टारगेट के लिए। 1300 पे अभी स्टॉक चल रहा है, यहां से बड़ी तेजी अभी भी उम्मीद लगा रहे हैं अंशुल जी, ये आ सकती है। चलिए हमारे साथ स्टूडियोज में अब कुणाल बोथरा जी भी जुड़ गए। कुणाल जी बहुत स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर, गुड मॉर्निंग। और पहले जो है वो आपके पिक्स से शुरुआत करेंगे, क्या ट्रेडिंग आइडियाज आप लेकर आए हैं हमारे व्यूअर्स के लिए आज?
धन्यवाद शो पे इनवाइट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे ऑफ कोर्स बाय कॉल सजेस्ट करूँगा। पहला बाय कॉल रहेगा BEL पर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बिकॉज मेरा मानना है कि डिफेंस स्टॉक्स एक बहुत अच्छा कमबैक करेंगे आने वाले दिनों में, बिकॉज अगर IT स्टॉक्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं तो बहुत सारे अदर सेक्टर्स हैं जो शायद बैलेंस आउट कर जाए इंडेक्स में। तो मेरा मानना है कि BEL एक अच्छा बेट बन सकता है। करंट लेवल से 440 का रेट चल रहा है, तो मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा 454 का टारगेट। स्टॉप लॉस यहाँ पे 433 का रख सकते हैं। सेकंड स्टॉक जो मैं रिकमेंड करूँगा, जो मैंने कल भी किया था, वो है IOC, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। मेरा मानना है कि आई थिंक OMCs में से सबसे बढ़िया चार्ट बन के उभर आ रहा है IOC का। 180 के आसपास ट्रेड कर रहा है स्टॉक, तो मैं सजेस्ट करूँगा यहाँ पे टारगेट 188 का IOC पे। स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकते हैं 175 का। बिल्कुल, तो दो स्टॉक्स आपके लिए लेकर आते हैं। BEL सबसे पहले टारगेट और स्टॉप लॉस नोट कर लीजिए, मैं आपको दोबारा से बता देता हूं। 433 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस BEL के ऊपर। 454 देखिए आपके स्क्रीन पर लिख कर आ गई पूरी स्पीड के साथ। 454 का आपको रखना है टारगेट। कुणाल जी की ये राय है। दूसरा है IOC का, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का, 188 का आपको रखना है टारगेट और 175 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। लगातार बड़ी तेजी दिखा रहा है ये शेयर। अगर आप देखेंगे पिछले एक साल में शानदार रिटर्न दिए हैं इस शेयर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सलाह लेते हैं यस बैंक के ऊपर। आज जो है वो शेयर में कमजोरी देखने को मिल रही है। 21 रुपए के आसपास अब ये भाव आ गया है। क्या करना चाहिए यस बैंक के ऊपर अगर किसी के पास है तो, क्योंकि ये वोडाफोन आइडिया हो गया, यस बैंक हो गया या फिर सुजलॉन हो गया, ये ऐसे शेयर्स हैं जिन पर हमारे व्यूअर्स लगातार सवाल पूछते रहते हैं, तो इस पर फोकस थोड़ा ज्यादा भी हम रखते हैं। यस बैंक आज देखिए 1% की गिरावट, कमजोरी लगातार देखने को मिल रही है। 1.5 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम आज के कारोबार में दिख रहा है। अंशुल जी, क्या राय बनती है यस बैंक के ऊपर आपकी? सर, यस बैंक में एक बड़ी कैंडल बनी थी लगभग 66 महीने पहले, जिसका हाई था 28.35 और लो था 11.1। 66 महीने से उसी के अंदर इनसाइड बार प्राइस एक्शन चल रहा है। एक बार हाई स्वीप हुआ था बट कंप्लीट प्राइस एक्शन उसी के अंदर है। तो 28 रुपए और 11 रुपए 10 पैसे इस रेंज में मोस्ट लाइकली ये स्टॉक रेंज का ब्रेकआउट ही देगा, क्योंकि धीरे धीरे रिलेटिव स्ट्रेंथ डेवलप हो रही है। तो अभी और समय है कंसोलिडेशन में, बट इवेंचुअली जिस भी दिन 28-35 का ब्रेकआउट आया, आपको बड़े टारगेट 45 तक मिलेंगे। तब तक अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कंसोलिडेशन में फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा। 28.35 का अलर्ट लगा के अगर इसको वॉचलिस्ट से हटा देते हैं, तो जैसे ही ब्रेकआउट आएगा आपकी नजर में वापस आएगा, तब बाई करना चाहिए। 45 का टारगेट रहेगा, बट 28.35 के ब्रेकआउट के बाद। ठीक है, यस बैंक को लेकर ये व्यू हो गया। आज हम देखने की मेटल में ना सिलेक्टिव बाइंग है, और हिंदुस्तान कॉपर शायद अंशुल जी आपने दिया था क्या? हिंदुस्तान कॉपर में आज तेजी हो रही है 2 से 2.5% के आसपास की। नैल्को ऊपर है, वेदांता ऊपरी स्तरों से थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई थी, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि फिर से शेयर ये 700 रुपये के ऊपर आ गया है, यानी कि 750 रुपये के ऊपर गया था और वहां से लगभग 100 रुपये के आसपास की प्रॉफिट टेकिंग आई, और फिर से हम देख रहे हैं कि 4-5 सत्र से तेजी है वेदांता के शेयर में। आज फिर से ½ % ऊपर है। वेदांता को लेकर गौरव जी आपका व्यू, वेदांता में क्या ट्रेड ले सकते हैं यहां से? यस अभिषेक जी, पॉजिटिव व्यू है। डिक्लाइन के बाद मोमेंटम डेवलप हो रहा है इसके अंदर। 705 के अराउंड है, ट्रेड लिया जा सकता है करंट लेवल्स पे। स्टॉप प्लेस कीजिए ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से 690 का, एंड 740 750 के जोन के लिए टारगेट लगा सकते हैं इसमें। ठीक है, वेदांता को लेकर ये व्यू हो गया। एक और शेयर को लेकर अच्छा छोड़ देते हैं, हड को भी छोड़ देते हैं। 200 रुपये के ऊपर जब जाएगा ना तो इसकी बातचीत करेंगे। लेकिन टाटा स्टील यहां से भी स्ट्रांग लग रहा है। मेटल में ना आज हम देखने की स्ट्रेंथ है, मतलब पहले जो जिस तरह की हम तेजी देख रहे थे वैसी तो नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके इसमें ना जो शेयर कम चले थे ना वहां पर अभी भी हम देखने की स्ट्रेंथ है। टाटा स्टील हालांकि आज थोड़ा सा ना रेंज बाउंड है, लेकिन लोअर लेवल से अच्छा मोमेंटम इसमें आया था। अंशु जी, कोई ट्रेड बन रहा है इसमें? सर, टाटा स्टील कल भी इनसाइड बार था और आज भी इनसाइड बार प्राइस एक्शन है। कॉइल पैटर्न बन रहा है। प्रोबेबली अगर आज के सेशन में ब्रेकआउट बना 210 रुपए 25 पैसे के ऊपर तो जरूर ट्रेड बनेगा, और नहीं बना तो 1 से 2 दिन और इनसाइड बार प्राइस एक्शन रहेगा। कॉइल कंप्लीट होगा उसके बाद ब्रेकआउट होगा। जैसे आज कल हिंद कॉपर में अपना कॉइल कंप्लीट होके ब्रेकआउट बन रहा था तो हमने BTST दिया था। तो टाटा स्टील में प्रोबेबली 1 से 2 दिन और लग सकता है, लेकिन लेवल नोट कर लीजिए 210.25। ये आज निकले या कल निकले, दोनों लेवल निकलने के बाद आपको लॉन्ग ट्रेड ले लेना चाहिए। टारगेट रहेगा 224 रुपए तक का।
ठीक है, 224 रुपए तक के टारगेट होंगे टाटा स्टील के लिए। नतीजों का इंपैक्ट हम देख रहे हैं बाजार में। देखिए, जहां पर नतीजे अच्छे, बाजार में हम देख रहे हैं कि उसको लेकर उत्साह है। आयशर कल भी दम लगा के दौड़ा। आयशर आज नए हाई पर 1% की तेजी आज इसमें है। निफ्टी के 2 ही शेयर हैं जहां पर 1% से ज्यादा की तेजी है। एक आईसीसी बैंक है, उसके लिए भी पॉजिटिव खबर आई थी कि तमाम बैंकों में हिस्सा खरीदने की उनको मंजूरी मिल गई है। और आयशर के शानदार नंबर, और एसबीआई भी लगभग 1% ऊपर है। इसके भी नतीजे आए थे दमदार, और लगातार हम देखने की तेजी है। अब तो मार्केट कैप इसका हम देख रहे हैं कि 11 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का भी हो गया है। तो ये कुछ स्टॉक्स जहां पर मोमेंटम है, लेकिन एक शेयर आज के सत्र में ना कमजोर है, और वैसे कमजोर ही पहले भी रहा है। नतीजे आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। हमारा राजा में 4-4.5% के आसपास की हम गिरावट देख रहे हैं, और इसके जो नंबर्स आए थे काफी ज्यादा कमजोर आए थे। प्रॉफिट में 50% से ज्यादा की गिरावट, मार्जिन भी डिप कर गया। राय आपकी गौरव जी हमारा राजा को लेकर, क्या स्टॉप लॉस लगा के रखें अगर किसी का निवेश है तो? अभिषेक जी, स्टॉप लॉस होना चाहिए 810 रुपए का, बट इन अ वे देखें ये एक नेगेटिव ट्रेंड में काफी लंबे समय से चल रहा है। इसे इन लेवल्स पे भी मुझे नहीं लगता होल्ड करने में कोई पॉइंट है। बेटर टू गेट रिड ऑफ द स्टॉक। परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही है, निरंतर ये डिसअपॉइंट ही कर रहा है अपने निवेशकों को। प्रॉफिटेबिलिटी डिक्लाइन होती चली जा रही है। सो बेटर है कि इसमें निकलने की कोशिश की जाए। ऑलराइट, तो चलिए हमारा राजा यहाँ पर निकलने की ही आप कोशिश करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आज वीकनेस जो है हावी है। पर अब ऑटो स्पेस में से दिग्गज एमएनएम पर फोकस करते हैं, क्योंकि नतीजों के बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा के मैनेजमेंट ने ईटी नाउ स्वदेश के एग्जीक्यूटिव सीनियर एडिटर से बातचीत की। महिंद्रा ग्रुप के एमडी और ग्रुप सीईओ अनीश शाह से हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर सजीत मंगत ने बातचीत की। आइए सुनते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश, और मेरे साथ आज जो जुड़े हैं वो एक विशेष गेस्ट हैं, ग्रुप सीईओ और एमडी महिंद्रा ग्रुप के अनीश शाह। अनीश जी नमस्कार, ईटी नाउ स्वदेश में आने के लिए धन्यवाद। पहला सवाल सर, तीसरी तिमाही के नंबर्स आए हैं, मार्जिन थोड़े से घटे हैं, पर रेवेन्यू ग्रोथ काफ़ी रोबस्ट रहा है आपका। एक तरह से एक आइडिया बताइए कि ये क्वार्टर कैसा रहा आपके लिए? क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज़ अप 66%. Reported profit is up 47%. Auto margins are up 90 basis points. Farm margins are up 240 basis points. So all in all, very very strong quarter. ये तीसरी तिमाही एक ऐसा क्वार्टर था जहाँ पर जीएसटी का भी इम्पैक्ट आया। किस तरह से डिमांड ग्रोथ आपको दिख रहा है? ये जो ग्रोथ है सस्टेनेबल है अगले तिमाही और अगले साल के लिए? डिमांड ग्रोथ तो काफ़ी स्ट्रांग है अभी, और सस्टेनेबल भी लग रहा है, क्योंकि जीएसटी impact is going to stay for a longer period. It reduces the price for customers, so it creates a greater buying opportunity. The rural economy is also doing very well, और ट्रैक्टर डिमांड उसके हिसाब से तो भी काफ़ी much more than our expectations. सर, पिछले साल तो एक डबल बूस्ट था, आपको इनकम टैक्स कट्स आए, फिर जीएसटी कट आया, फिर आरबीआई ने रेट कट्स भी कट कर दिए, जिसकी वजह से काफ़ी इन हैंड इनकम जो बढ़ा है। जो आपके जो कस्टमर्स हैं, क्या हाई एंड की तरफ जा रहे हैं या लो एंड कार्स ले रहे हैं? दोनों, क्योंकि there are some customers who are coming in for the first time and buying cars. There are some customers who are upgrading. So more money in hand is helping the economy across the board, not only for automobile. कैसे लग रहा है कि FY26 का ग्रोथ कैसे रहेगा? आप कैसे क्लोज करेंगे FY26 को? और FY27 आज ऑलमोस्ट हम खत्म आने को आया FY26, वो 27 कैसे दिख रहा है आपको ग्रोथ वाइज? So FY26 continues to be strong, और the momentum is good as well. So FY26 will close out well. FY27 for farm will be good overall, but it's not going to be at the kind of growth numbers we have right now, because the growth numbers for the farm business is way above anyone's expectations. But we continue to deliver very well and perform very well, and that is what we look at. Even when the auto market was growing 5-6% a year, we continued growing much faster than that, and that is something that we continue to aspire to do and take market share and be able to drive higher profitability for our businesses. आपका एसयूवी का जो मार्केट शेयर है 24% के ऊपर है इस क्वार्टर के एंड, तीसरी तिमाही के एंड में।
आपने एक गाइडेंस दी थी एसयूवी के लिए मिड टीन्स ग्रोथ के लिए, ये गाइडेंस बरकरार है या आप उसको अपवर्ड रिवीजन करना चाहते हैं, क्योंकि अभी काफ़ी स्टिमुलस भी मिला है गाँव? मिड टू हाई टीन्स की गाइडेंस थी, तो वी विल बी स्लाइटली हायर देन हाई टीन्स फॉर एसयूवीज फॉर दिस ईयर। एंड फुल ईयर के लिए मार्केट शेयर उतना ही रहेगा 24% का? We continue to try to gain market share wherever we can, so hopefully we can continue to gain that. आपका अगर हम आपका ऑटो एबिट मार्जिन देखें तो 9.7% आया एक्सक्लूडिंग लेबर, अगर हम एक्सक्लूडिंग ईवी कर देते हैं तो 10.6% आया है। ईवी बिजनेस कैसे कर रहा है? क्या आइस बिजनेस इसको थोड़ा बहुत सब्सिडाइज कर रहा है, इसकी वजह से एबिट मार्जिन थोड़े से कम हो रहे हैं ऑटो के? The EBIT margins कम है क्योंकि high depreciation comes in at the start of the model. So over time, as volumes grow in EV, the margins will be similar to ICE as well. EV business is doing very well. The demand is good. It is taking off nicely. The products are very good. Customers like those products a lot, and therefore EV will continue to grow and will be a very significant growth driver for us. सर ये बताइए कि ईवी का ओवरऑल ट्रेजेक्टरी कैसे रहेगा? आपने एक 5 ईयर प्लान बनाया था, उसके अकॉर्डिंग चल रहा है या उससे हम आगे चल रहे हैं? उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। वी एक्सपेक्ट EVs to be 30% of overall penetration for new cars, and it is on track for that. और वहाँ पर ग्रोथ नॉर्मल आइस गाड़ियों से ज़्यादा तेज रहेगी? हाँ, उससे ज़्यादा तेज रहेगी क्योंकि EV is going to start picking up much faster. If it gets to 30% penetration, you will see a much faster growth rate. सर मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट देखें तो इंडिया यूएस ट्रेड डील हुआ, इंडिया EU हुआ, इसकी वजह से काफ़ी हाई एंड कार्स इंडियन मार्केट में आएगी। महिंद्रा कैसे गियर अप कर रहा है इस कंपटीशन के लिए? तो हमारा जो कंपटीशन है इज़ ऑलरेडी इन इंडिया, तो ऑल द OEMs आर मेकिंग दोस कार्स इन इंडिया, तो कंपटीशन के हिसाब से इट्स नॉट गोइंग टू रियली मेक अ डिफरेंस फॉर अस। द गवर्नमेंट हैज सेट इट अप वेरी वेल. It's a win-win for both the EU and for India. It is very good for the Indian economy. It creates a lot of opportunity for us as well. सर दूसरे बिजनेसेस के बारे में मैं पूछूं आपसे तो टेक महिंद्रा, अभी जो नैरेटिव चल रहा है AI का चल रहा है, अब एंड्रोपिक ने आके डिस्टर्ब किया पूरे सारे स्टॉक प्राइसेस को, IT सर्विसेज कंपनीज को। टेक महिंद्रा कैसे गियर अप कर रहा है इसके लिए? तो आप पिछले 25-30 साल के हिसाब से if we see at every point in time the IT services industry is looked at as you're going to be dead now. Y2K has happened, now you have no future after that. Something else has happened in technology, you have no future after that. So this is a normal occurrence that happens.